तो ये जितनी भी आप आगे चल के जो लर्निंग करेंगे ना अमेज़ॉन की, कम से कम यहाँ इस ग्रुप के अंदर, वो सारी कीवर्ड से रिलेटेड होगी, जितनी भी होगी। अगर आप ये समझें कि ये सारी गेम ही बेसिकली कीवर्ड्स की है, तो ये गलत नहीं है। सारा काम ही, सारा जितना काम है ना, वो सारा काम ही कीवर्ड्स का है। और इसी के ऊपर ही होती है रोज ये जो नए स्केलिंग होती है, जो कीवर्ड्स के ऊपर, ये नए नए कीवर्ड्स के ऊपर। अभी आज कोई यहाँ पे सलमान, एक डिस्कशन चल रही थी सलमान और अब्दुल समद की, आपस में दोनों लगे हुए थे कि जी हनीमून पीरियड के बाद क्या होगा, हनीमून पीरियड ख़त्म हो जाए तो कैसे रैंक होंगे। तो अब अगर ये बात वो सलमान जैसे बात कर रहा था या अब्दुल समद बात कर रहे थे आपस में कि अगर ऐसा होता तो यार फिर तो कोई भी कीवर्ड आप रैंक कर ही ना सकते लिस्ट जो है किसी कीवर्ड के ऊपर। अगर हनीमून पीरियड ही ख़त्म हो जाता, वो 14 15 20 दिन का या एक महीने का रेलेवेंसी का जो होता है, तो फिर तो आप किसी भी कीवर्ड के ऊपर कभी ज़िंदगी में जो स्केल अप करने के लिए हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, आप तो कभी स्केल कर ही ना सकते लिस्ट को। तो ये लोगों को ना अभी क्लैरिटी नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। अभी तक लोगों को क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ के ऊपर। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है, तो आप मुझे ये कहें कि जी आप मुझे लॉन्चिंग और रैंकिंग सिखा दें, तो मैं सिखाने को तो आपको सिखा दूंगा, लेकिन आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो ये पहले हमें बेसिक्स के ऊपर काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अब पता नहीं अब यहाँ पे किसी को जा रही है ये लाइव कॉस्ट के नहीं जा रही, क्योंकि मेरे पास कोई वो नहीं आ रहा, ना कोई कमेंट आ रहा है ना कोई वो है। तो मकसद कहने का ये है, सारी बातों का मकसद ये है कि हर चीज़ वन स्टेप एट अ टाइम, आप एक स्टेप के ऊपर एक वक्त में चलना शुरू कर दें, और आपको सब अंदाज़ा हो जाएगा कि गेम है क्या। और गेम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की है, और वो पता है क्या है? वो है कीवर्ड्स। बड़ी सीधी सी बात है, कीवर्ड्स के ऊपर ही प्ले है। जो भी होता है ना वो प्ले सारा कीवर्ड्स, क्योंकि उसी के लिहाज से आप पोजीशन करते हैं अपनी लिस्टिंग को भी, और उसी के लिहाज से आप स्केल करते हैं। इतने शानदार शानदार प्रोडक्ट्स हैं हमारे इस ग्रुप में भी लोगों के पास, कि अगर वो उसको थोड़ा सा प्लान करें ना, तो इतने अच्छे ब्रांड उसके अंदर से निकल सकते हैं। ये अदनान साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनका एक प्रोडक्ट है, वो बड़ा शानदार प्रोडक्ट है, मुझे पर्सनल मेरा फेवरेट प्रोडक्ट्स में से एक है। वो इतना मज़ेदार मज़ेदार किस्म का प्रोडक्ट है कि उसके अंदर से आप एक पूरा ब्रांड निकाल सकते हैं, और बगैर किसी बहुत बड़े ख़तरे को मोल लिए, बगैर किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के। इवन अब जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, इन्होंने जो पहले कर ली वो तो कर ली, लेकिन जो अब ऑनवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी आसानी से उसके अंदर से ब्रांड निकल सकता है, एक बड़ा ब्रांड जिसको कहते हैं कि। लेकिन क्या है, उसके लिए स्किल चाहिए आपको, उसके लिए आपकी बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग होंगी ना, उम्र में भी आता हूँ आपके रूट की वर्ड की तरफ, क्वेश्चन ज़रा दोबारा लिख दें मुझे। तो अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी ना, तो आपको ना किसी वीए की ज़रूरत नहीं होगी कभी। अगर आप सेलर हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। एक लैपटॉप की ज़रूरत होगी, एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी, और दे मार 4.5 आप घर में बैठे हुए ब्रांड बना लेंगे। इसकी सादा मिसाल ये है कि ये मैं अभी अपनी डाइनिंग चेयर के ऊपर बैठा हुआ हूँ, डाइनिंग टेबल के ऊपर, और मैंने यहीं से ईओ बनाई है। मैं आपको सादा सी बात बताता हूँ, बॉटम लाइन ये है कि मैं क्वारंटीन में हूँ पिछले 3 4 5 महीने से, 20 मार्च से। और ये 20 मार्च से ऑनवर्ड इतने पीरियड में ईओ जहाँ भी आज खड़ी है ना, ये मैंने इसी डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के बनाई है। मेरे अपना वर्क टेबल भी नहीं है घर पे। अब क्योंकि वो जब ऐसे टाइम पे आपका कोरोना आ गया कि घर में मैंने ऑफिस बनाया ही नहीं हुआ, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। मैं जाता था बस, ऑफिस गया, काम किया, उठ के वापस आ गया। अगर आपके पास एक लैपटॉप है, एक इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप भाई पूरा दुनिया को फतह कर सकते हैं। आजकल वो दौर आ गया, यकीन करें, अगर आपके पास स्किल है तो। जो चीज़ मार्केट में बिकती है और आपको वो बेचनी आती है, कोई भी चीज़ हो दुनिया की, मट्टी क्यों ना हो,
तो क्या होता है, होता क्या है, आप वो लोगों को बेच देते हैं। वो लोग, अब मैं आपको बताता हूँ, ये आज सुबह मुझे मेरी टीम ने भेजा कि जी 227 के, पता नहीं 28 एप्लीकेशनें आई पड़ी हैं कोर्स के लिए, 20 बंदे लेने हैं हमने। वो 20 हमने क्यों लेने हैं वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमने क्योंकि उनको क्लाइंट्स देने हैं और हमारे पास जितनी कैपेसिटी है हम उसी के लिए आसे हुए। लेकिन अब वो 227 लोग आए हुए हैं, $250 का कोर्स है यार। अगर मैं बेचने वाला बन जाऊँ, अगर मैं भी कमर्शियल स्केल के ऊपर चला जाऊँ, तो उनमें से 100 बंदा ड्रॉप हो जाएगा। एक मिसाल की बात है, 100 बंदा ये कह देगा कि नहीं जी मैंने तो जोश में आके फॉर्म फिल कर दिया था, अब नहीं मैं लेता। मैं कहता हूँ आप 60% बंदे उड़ा दें। तो अगर 100 बंदे हों, मैं $250 का कोर्स बेचना शुरू कर दूं, तो $25,000 तो मैंने खड़े कर लिए यहाँ पे। तो बेचना कौन सा मुश्किल काम है, बेचना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं यहाँ किसी लोगों को ना इस गोरख धंधे से निकाल दूं किसी तरीके, जो वो ये समझते हैं कि जी खरीदे हुए कोर्स के अंदर से सिर्फ वैल्यू होती है, या जो खरीद रहे हैं उनको जैसा कच्चा पक्का वो वैसे ही खरीद के उसके बाद इतने पैसे लगाते हैं। मैं भी उनमें शामिल रहा हूँ किसी ज़माने में। तो उसके अंदर से वो वैल्यू ढूंढते फिर रहे होते हैं। ओ भाई वैल्यू फ्री में मैंने जो लर्निंग की है, जो कोर्स मैंने ख़रीदा था, उसके अंदर ये इसमें से कुछ भी नहीं था। यहाँ पे कई लोग उसमें से बैठे हुए, वो आपको बताएंगे कि ये तो सारी बकवासबाजी रिजवान जफ़र नई किसी कहानी में से सुनाता है, कोई नए एंगल से ही कहानी सुनाता है। ये उस कोर्स में तो कहीं थी ही नहीं, जहाँ से हम सीख रहे थे या ये सीख रहा था वहाँ से ये सारी चीज़ें तो वहाँ थी ही नहीं, जो ये लेके पता नहीं कहाँ से इसने निकाल के कंटेंट यहाँ पे शुरू कर दिया। तो वो क्या है, ये मैंने भी सारे फ्री नॉलेज, मैंने $1 नहीं लगाया उसके बाद कहीं से लर्निंग के लिए। मैंने आपको बताया, मैंने तो आज तक अपने टूल नहीं खरीदे। तो जब मैंने टूल ही नहीं अपने खरीदे, वो मैंने आपको उस दिन बताया था मैं मेहमान हूँ इस लिहाज में, इस लिहाज से। तो जब मैंने टूल नहीं खरीदे, तो जो जो कि बेसिक्स होती हैं किसी सेलिंग के लिए, जो अमेजोन की वीए सर्विसेज की, मैंने जब वो नहीं खरीदे, तो मैं किसी और कोर्स का पैसा क्यों भरता भाई। और जबकि एक तरफ मैं डसा भी हुआ था कि मुझे कुछ बचा भी नहीं उस कोर्स के अंदर से, मतलब बच्चे से मुराद है मैंने कुछ उसमें हासिल भी नहीं किया। जो मैं जिस लेवल की एक्सपेक्टेशन लेकर गया था कि मुझे ये लर्निंग को मिल जाएगा, वो नहीं मुझे मिला। तो मैं बाहर गया, मैंने खाक छानी किसी के दर की, कभी किसी के दर की, कभी किसी के दर की, कभी किसी के ज़िम्मे लगा, कभी किसी गोरे की मिन्नत की, कभी किसी देसी की मिन्नत की कि भाई चलो ये बता दो, कभी वो बता दो, कोई वो बता दो। तो 100 बातों की एक ही बात, क्या था, पैशन था, एक लर्निंग का, एक मोटिवेशन थी कि भाई ये कौन सी ऐसी कस्तूरी है जो गोरा बेच लेता है बगैर पैसे लगाए, जो गोरा बगैर पैसे लगाए बेच लेता है या कम पैसा लगा के बेच लेता है। हम यहाँ पे वही 40-50 $50 में बेच रहे हैं। तो वो उनके पास कौन सी ऐसी कस्तूरी है, बस ये एक तजस्सुस था, एक क्यूरोसिटी थी कि भाई देखें तो यही है कि अच्छा, जब गए खरीदने के लिए तो अंदर का मेमन ये कहता था कि भाई एक कोर्स में पैसे लगाए, उसमें से कुछ बचा नहीं, कुछ समझ नहीं आई, कुछ मज़ा नहीं आया। तो किसी और को, गोरे को जाके उसको 4 5 6 8 हज़ार डॉलर देने से बेहतर ये है कि खज्जल हो जाओ, ख्वार हो जाओ, कहीं से लर्निंग कर लो, कहीं बड़े बड़े समझदार ग्रुप्स में घुस जाओ, किसी बड़े को बड़ा मान लो और उससे लर्निंग उसकी पोस्ट से ही सीख लो। इंतज़ार करना पड़ता था कि एक बंदा, वो कोई काबिल होता है, फ़र्ज़ करें क्लिक फनल्स का, वो क्लिक फनल का चैम्पियन है, तो अब वो देसियों को नॉर्मली जवाब भी सौखे नहीं देते। लेकिन मेरी तो एक आदत ये है, मैं ना साइलेंट किस्म का लर्नर हूँ। जैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं जो आज मुझे कह भी रहे हैं कि जी लात मार के हमें बाहर ना निकाल दें, तो मैं भी इसी तरह का लर्नर था, बिल्कुल चुप करके पीछे बैठ के लर्निंग, बैक बेंचर के तौर पर लर्निंग मैंने भी की है। और मैंने उसका फार्मूला भी बताया कि हम ऐसे नहीं निकालते नए लोगों को, स्पेशली वो मैंने आज एक कमेंट में भी डाला है, हम सीनियर लोगों के पीछे ज़्यादा होते हैं कि सीनियर लोग, उनको आता भी और वो जवाब नहीं देते। तो ये उनको असल में हम वार्निंग दे रहे होते हैं। हम नए बंदों को हमने क्या वार्निंग देनी है यार, कि जिसको बेचारे को आता ही कुछ नहीं है। तो या कुछ लोगों के मसले अपने होते हैं। तो अब मैं बता रहा था बात, कि अब वो क्लिक फनल्स का फ़र्ज़ करें कोई गुरु है, ब्रंसन है जैसे, वो क्लिक फनल्स का वो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बनाता है, बिजनेसेस बनाता है, लोगों को मेंटर है किस्म का वो। अब उसकी पोस्ट के लिए ना आपको लिटरली इंतज़ार करना पड़ता है, कई बार महीनों महीनों इंतज़ार करना, महीनों में एक आध पोस्ट डालता है अगला शेर का बच्चा। तो हमने इंतज़ार किया है वो सीखने के लिए, बैठे रहे उसके दर के ऊपर कि भाई कुछ सीख लेंगे इससे। हमने नहीं कोई शोरों होगा किया कि अब जैसे यहाँ पे लोग आते हैं हमारे ग्रुप में आते हैं और वो कहते हैं कि रिजवान भाई खुदा का वास्ता है लॉन्चिंग सिखा दें, और पहले दिन लॉन्चिंग सिखा दें। यार पहले बेसिक्स तो सीख लो भाई,
नहीं, पूल के दी लॉन्च सिखाएं सीधी, वो जो सीधे जाएं और लॉन्चिंग से शुरू कर दें। तो उसके लिए ना आपको पेशेंस चाहिए होती है, क्योंकि अगर आप वो स्टेपिंग स्टोन्स जो है अगर उनके ऊपर पाँव रख के ऊपर नहीं पहुंचेंगे उस लेवल तक, तो बेसिक्स आपको नहीं पता होंगे, तो फिर वही होगा जो बाकी आप कोर्सेज से करके आते हैं कि वो आपको शुरू में 300 घंटे दे देते हैं या 200 घंटे या 500 घंटे दे देते हैं कि जाओ इसको देख लो और बस तुम उसके बाद हाफिज़ कुरान हो जाओगे, हाफिज़ अमेज़ॉन हो जाओगे। तो जब तक आपको किसी तरह से आप स्टेपिंग स्टोन से स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स में अगर आप चीज़ें नहीं ना समझते, आप क्लैरिटी नहीं लेते बेसिक्स की, तो आप बड़े एडवांस कंसेप्ट को एक तो पूरी तरह ग्रास्प नहीं कर सकते, और ग्रास्प कर भी लें तो आपको पूरी उसके इन्स एंड आउट्स का नहीं पता चलेगा। तो थोड़ा पेशेंट रहें, हम इस ग्रुप के अंदर सारी चीज़ें सीखेंगे और अब एक तरीके से सीखेंगे ना। हमारा मकसद यहाँ पे पैसा कमाना है, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी लोग हम पैसा कमा रहे हैं, हम गोरे से कमा रहे हैं पैसा, बड़ा पैसा कमा रहे हैं हम गोरे से। गोरे को हम छोड़ते नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, हम ऐसे टके टके के कामों के उनसे 500-500 डॉलर ले लेते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि अगर आपने कहीं किसी लेवल पे पहुंचना है तो उसके लिए आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बेसिक्स आपको टिका के हासिल करनी पड़ेगी। यार मैं मेमन असल में नहीं हूँ, वो क्या कहते हैं, ज़ात का मेमन नहीं हूँ, लेकिन वो क्या होता है यार, करेक्टर का मेमन हूँ मैं। बेसिकली पैसा मैं बड़े सोच समझ के लगाता हूँ, मैंने बड़ी धक्के खा लिए हैं, 20-22 साल नौकरी की है, उसके बाद मुझे समझ आई है कि यार पैसा ना ऐसे कमाया जाता है और ना ऐसे खर्च किया जाता है। तो खैर एनी हाउ, अब बात क्या हो रही थी कि आपको ना पेशेंट रहना पड़ता है लर्न करने के लिए। आप लोग तो खुदा की कसम ब्लेस्ड हैं, मैं जब लर्निंग कर रहा था तो मुझे लिटरली महीनों वेट करना पड़ता था एक क्वेश्चन का आंसर हासिल करने के लिए। वो लिखा रहता था क्वेश्चन कहीं ना कहीं, और या मेरे माइंड में रहता था, और जवाब कहीं नहीं होता था, और मैं उसके पीछे हंट में लगा रहता था। 6 जगह मैं उसको R&D करता था, लेकिन जब तक मुझे ऐसा आंसर नहीं मिलता था ना जो लॉजिकल होता था, उस वक्त तक मैं उस चैप्टर को क्लोज नहीं करता था। जब वो लॉजिकल होता था ना, जिसको मैं फिर एम्प्लॉय करता था कहीं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में लगाता था उसको, केस स्टडी में किसी में, तो जो उससे रिजल्ट जब तक नहीं ना आते थे तो मैं उस वक्त तक उस चैप्टर को क्लोज नहीं करता था। यार देखें मुस्तफ़ा, लर्निंग का ना कोई टाइम नहीं है। 2 महीने में भी आप सीख सकते हैं ये सारी चीज़ें, और 2 साल भी कम हो सकते हैं। आपको बेसिक्स अगर सही पता लग जाए ना, जैसे अभी मैं एक मिसाल दे रहा था वो हनी मून वाले पीरियड की। अब वो हनी मून पीरियड को लोगों ने देखें, एक एक क्राइम होता है, मैं एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ, ये मैं किसी के ऊपर हिट नहीं कर रहा। एक क्राइम जब होता है ना, कोई भी सोसाइटी में क्राइम होता है, तो उसकी 2 साइड्स होती हैं। एक मुद्दई होता है, जो मुद्दईयत में जिसकी पर्चा दिया जाता है, या एग्रीव्ड पार्टी जिसे बोलते हैं, और एक अग्रेसर होता है जो यानी कि वो क्राइम करता है। तो 2 साइड्स होती हैं स्टोरी की हमेशा। अच्छा, अब वो जो अदालत होती है ना, वो क्या करती है, वो मुद्दई की भी बात सुनती है, यानी कि वो एग्रीव्ड पार्टी की भी बात सुनती है, और जो अग्रेसर होता है उसकी भी बात सुनती है, उसको भी मौका देती है। अब उसमें से फिर वो लॉजिक को और पास्ट एक्सपीरियंसेस को सामने रखती है और फिर एक फैसला सुनाती है। इसी तरह से ना आप जब बैठे होते हैं ना कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, तो आपको दोनों साइड्स को सुनना चाहिए। हम क्या करते हैं अब तक, जो हमारे हमारे ब्रेन वॉश जिस तरह के हुए हुए थे या हुए होंगे अभी कई लोगों के, वो ना एक साइड सुन के ही बस, यानी कि फॉर की साइड अगर किसी कोई बंदा उन्हें अच्छा बता रहा है, रिजवान जफर ने बता दी कि ये अच्छा है, तो बस उन्होंने दूसरी साइड को देखना ही नहीं कि इसके नेगेटिव्स क्या हैं, और उसी पे आंखें बंद करके बिलीव कर लेना है, और उसी पे कहना कि बस यही अखीर है। ऐसा नहीं है यार, दुनिया में कोई चीज़ जो है ना वो वन साइडेड स्टोरी नहीं है। वो अदनान मैंने लॉन्च करके अब 30-32 हज़ार की सेल पे पहुंचाई हुई है, वो जो रिजेक्ट हुई थी, वो मैंने आउट ऑफ लूप मैंने लॉन्च कर ली थी, वही मेरा पहला गिव अवे का लॉन्च था। खैर बॉटम लाइन क्या है कि आपको ना दोनों साइड स्टोरी की पता होनी। गूगल से बड़ा कोई सुमेर, कोई बड़ा रिसोर्स नहीं है आपके लिए। गूगल से सवाल आपके जहन में होने चाहिए, आप स्मार्ट क्वेश्चनिंग करें, स्मार्ट आंसरिंग आपको सारी कहीं दुनिया से मिल जाती है। तो अव्वल चीज़ आपको जो समझने की ना वो ये है कि किसी भी एक चीज़ के ऊपर ना आंखें बंद करके बिलीव ना करें। मैं ही भले क्यों ना लिख रहा हूँ, क्वेश्चंस करें उसके अंदर से, मेरे पास करें, दूसरे ग्रुप्स में जाके करें, गूगल को खंगाल मारें कि जी इसकी इन्स एंड आउट्स क्या हैं,
और किसी लॉजिक को ग्रैब करने की, उसकी लॉजिक को समझने की कोशिश करें। जो भी बात कही जा रही है या लिखी जा रही है या शेयर की जा रही है या समझाई जा रही है, उसकी लॉजिक को देखें। जब आपके बेसिक स्ट्रांग होते हैं तो आपको लॉजिक समझ आ जाती है। और यही हमारा मकसद है कि आपको ये पता हो कि जी अगर इमेज अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ देखना है सेलर सेंट्रल में, और अगर वो बुरी क्वालिटी होगा तो कहाँ कहाँ से पता चलेगा कि वो बुरी क्वालिटी का है, डाटा देख के उसको स्टडी कैसे करना है। तो ये जब लॉजिक्स आप समझ लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे ना, बेसिक्स को पकड़ लें। मैं तो कहता हूँ एडवांस नॉलेज को भी छोड़ दें, आप बेसिक्स को पकड़ लें। आप बेसिक्स पकड़ लें, उनको सही तरह समझ लें कि जी कैसे मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो सोल्यूशन आपको खुद ही समझ आ जाता है। आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना समझ आ जाए ना, तो फिर आपको ऑप्शन जो उसके अंदर से सोल्यूशन की जो सामने आती हैं वो आपके सामने आई थी, फिर आपको उसको एवेल्यूएट करना होता है उन ऑप्शंस को। जो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस होता है, एक स्टेप्स होते हैं कि जी आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके सोल्यूशंस देखते हैं, फिर उन सोल्यूशंस को एवेल्यूएट करते हैं, और फिर उसमें जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है उसको आप एम्प्लॉय करते हैं, या जो हिट एंड ट्रायल ही करने चलें आप, कि जहाँ तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता उस चीज़ का। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है, बिल्कुल ये जलील सही कह रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है। आपको बेसिक्स आपकी स्ट्रांग होगी तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, और उसी से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। चल यार, मैंने पेप्सी में काम किया है, मैंने 19 साल पेप्सी के साथ काम किया है मैंने, डिफरेंट कैपेसिटीज़ में। और मैंने एक्सपोर्ट भी देखी हैं, मैंने अकाउंट्स को भी देखा है, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को भी देखा है, मैंने बहुत सारे काम किए पेप्सी के साथ। 19 साल का मेरा कैरियर सारा पेप्सी के साथ ही है। तो पीपीसी कोई टफ़ नहीं है, अक्सर अगर आपको इसकी बेसिक समझ आ जाए कि कीवर्ड को कैसे चूज़ करना है, किस कीवर्ड के ऊपर बैट करना है, और किस प्लेसमेंट के ऊपर बैट करना है, और किस टाइम पे बैट करना है। अब बहुत सारे लोग, आई एम श्योर कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप सुन रहे हैं मेरा ये लाइव सेशन, तो इसमें ना बहुत सारे लोगों को आज तक पता नहीं होगा कि डे पार्टिंग एक कंसेप्ट होता है पीपीसी में। वो डे पार्टिंग क्या होती है, अगर आप अपनी आप अभी जाएं और जाके देखें, सिर्फ अपनी सेलर सेंट्रल में चले जाएं, और उसका वो जो पहला डैशबोर्ड खुलता है ना सेल्स रिपोर्ट का, बिजनेस रिपोर्ट्स का, उसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ आवर्स वक्त आपकी सेलिंग के, प्रोडक्ट के 24 घंटे में ऐसे होते हैं जिसमें प्रोडक्ट बड़ा अच्छा बिकता है आपका, और कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल फ्लैट होता है, कोई सेल ही नहीं होती। तो आपको पता होगा अपनी 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 प्रोडक्ट्स के लिहाज से कि कुछ जो है ना वो दिन को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बिकना शुरू होते हैं, ऑर्डर के सेम डे में डिलीवरी हो जाए, प्राइम वाले करते हैं। कुछ मिड में करते हैं, जब ये ख़वातीन जो होती हैं वो घर के कामों से फ्री हो जाती हैं, बच्चे बच्चों से, तो फिर वो ऑर्डर करती हैं लंच के बाद। कुछ शाम को करते हैं, कुछ रात को करते हैं, मुख्तलिफ निचेज़ के मुख्तलिफ ऑर्डरिंग टाइम्स होते हैं। अब वो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम 24 घंटे जो है ना वो कैंपेन्स को लगाए रखते हैं, और एक ही बेड के ऊपर लगाए रखते हैं। उसमें जो होता है ना क्लिकें पड़ती रहती हैं बेड के ऊपर, सॉरी कैंपेन्स के ऊपर, आपके ऐड के ऊपर। और पता लगता है जी शाम होने से पहले आपका डेली बजट ही उड़ गया और एक भी सेल नहीं आई। और पता लगा बाद में कि जी रिजल्ट भी कोई नहीं आया, कन्वर्जन भी नहीं हुई, पैसा भी खर्च हो गया। तो गोरे ने इसको, इस कॉन्सेप्ट को, इस मसले का हल क्या निकाला, डे पार्टिंग। वो डे पार्टिंग करते हैं। डे पार्टिंग क्या होती है, उन्होंने डे के पार्ट्स कर लिए हैं कि इस टाइम पे कैंपेन को बिड कराना है और इस टाइम पे नहीं कराना, यानी कि वो लोअर कर देते हैं बिड्स। उन्होंने मैक्रोज लिखे हुए हैं एक्सेल के अंदर, वो हम भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूँ। मैक्रो लिख दें, वो आप रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, जो आप करते जाएंगे स्क्रीन पे वो एक्सेल रिकॉर्ड करती है। वो मैक्रोज लिखे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फाइल अपलोड अपलोड डाउनलोड करते रहते हैं, बैठे हुए मैक्रोज जो काम कर देते हैं उनका। और जो थोड़े सियाने हैं, या जिनके पास पैसा है, या जिनके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो उठाते हैं एआई सॉफ्टवेयर एक, और उसके ऊपर से ये काम करा लेते हैं डे पार्टिंग का। और एट द एंड ऑफ द डे वो जो मंथली सब्सक्रिप्शन होती है क्या कहते हैं उस एआई सॉफ्टवेयर की, वो डे पार्टिंग में से निकाल लेते हैं पैसा बचा के। तो ये जो ना स्मार्ट थिंकिंग जो आपको आनी चाहिए, या जो आपको सोल्यूशंस का पता होना चाहिए, सोल्यूशंस के नॉलेज भी होना, तो आप पैसा बचाने के 6000 तरीके हैं, अपनी सेलिंग में भी और अपने क्लाइंट की सेलिंग में भी। और इससे बहुत सारी चीज़ें ये है, नहीं टर्न ऑफ नहीं करते अब्दुलरहमान, वो कैंपेन्स टर्न ऑफ नहीं होती, वो बेसिकलॉ बिड्स लोअर कर देते हैं, इस लेवल के ऊपर ले जाते हैं। कभी भी कैंपेन को ऑफ नहीं करना चाहिए, वो बिड्स को लोअर कर देते हैं जब उनकी सेल्स नहीं होती। लॉन्च अक्सर मैंने बहुत कंपेटिटिव मार्केट के अंदर $6000 में भी लॉन्च किया है। वो तो किस कीवर्ड के ऊपर आपने बैट करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
कि आपने उसके सी पी आर्स क्या हैं या उसका एस एफ आर क्या है, सेल्स फ्रीक्वेंसी रहेगा, आप उस किसको टारगेट कर रहे हैं, किस ग्रुप ऑफ रूट कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं, उसके ऊपर कितना पैसा लगना है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जब हम इंशाल्लाह जब ये पूरे साइकिल से यहाँ से गुजरेंगे इस ग्रुप के अंदर, तो आप ये देखेंगी कि मैं आपको दावे से कहता हूँ इंशाल्लाह ताला, अगर मेरी ज़िंदगी रहेगी तो आप $5,000 में भी लॉन्च कर सकेंगे इंतहाई कंपेरेटिव निच के अंदर भी। ये मैं आपको बताता हूँ, जिसको आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टॉप में ले जाएंगे और वहाँ पे इट विल स्टिक। ये नहीं होगा कि आपने किया और उसके बाद फिर वीवीआरओ खिलाते रहो और फिर ये काम हो, नहीं, वो इट विल स्टिक एज वेल। तो उसके लिए तरीका है। डे पार्टिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं हुज़ैफ़ा, आप बहुत सारे मार्केट में आए हैं, कोई भी आप ले लें जो आपको सूट करता है। और लाहौर के और इस्लामाबाद के और कराची के ऑफिस की लोकेशन अभी फाइनल नहीं की, अभी हम निकल के करेंगे इस हफ्ते में इंशाल्लाह फाइनल कर लेंगे उसको। बंदे एंगेज हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सब कुछ हो सकता है शहरियार, ये पीपीसी के ऊपर भी होता है डे पार्टिंग, और ये कोई ऐसा मसला नहीं है। ये थोड़ी स्मार्ट थिंकिंग की ज़रूरत है। हर किस्म की कैंपेन मैनेज हो सकती है डे पार्टिंग के साथ, भले वो गूगल एड्स की हो, पीपीसी की हो, फेसबुक की हो, कुछ भी हो, इंस्टा की हो। अली अब्बास, अगर मैनुअल पीपीसी कैंपेन आपको लगानी आती है, आपको की असल में फिर वही बात आती है, ये ऑटो मैनुअल इन सारों का जो रिज़ल्ट है ना, वो रिज़ल्ट आता है आपकी कीवर्ड रिसर्च से। जिस एक चीज़ अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लें, ये जितने लोग मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन हैं और या मैसेज पहुंचा सकते हैं अपने आगे लोगों को, तो सिर्फ एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लें। आप अगर कीवर्ड की रिसर्च करना सीख लें, ये मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ। अगर आप कीवर्ड रिसर्च या कीवर्ड एनालिसिस आपका सबसे स्ट्रांग हो जाए ना पूरे स्किल में, तो आप मास्टर कर लेंगे अमेज़ॉन को। ये मैं रैंकिंग हो, लॉन्चिंग हो, स्केलिंग हो, एग्जिट हो, जो कुछ भी हो, अगर आप कीवर्ड रिसर्च आपकी स्ट्रांग होगी ना, आपको उसके शतरंज खेलनी आ गई कीवर्ड रिसर्च की, किस कीवर्ड को किस टाइम बैट करना है, किस पे नहीं करना, किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं करना, ये जिस दिन आपको ये चीज़ आ गई ना, बिलीव यू मी, मैं आपको दावे से ये बात कह रहा हूँ, आपको किसी रिजवान ज़फ़र की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको कोई, आप कम से कम पैसे के अंदर बड़े से बड़े कंपेटिटिव निच के अंदर आप रैंक कर लेंगे। और ये आप इंशाल्लाह सीखेंगे। यहाँ पे मैंने आज आपको दिखाया, मैंने $1 अभी तक ईओ की मार्केटिंग के ऊपर नहीं लगाया, लेकिन हमारी जो ऑर्गेनिक रीच है वो बाकी 3-4 जो कंपेटिटर्स हैं उन सारों से बेहतर है। उसकी वजह ये कि हम कंटेंट के ऊपर काम करते हैं। जब आप, जो लोगों को मसला है ना, जो लोगों का प्रॉब्लम है, हम ऑडियंस बिल्डिंग की आज बात कर रहे थे, जो उनको सोल्यूशन, अगर आप उसकी सोशल लिस्टिंग आपकी ठीक है और आपको पता है कि उनकी दुखती रगें क्या हैं, अगर आप उन दुखती रगों में काम करें तो वो ऑर्गेनिकली चीज़ बिकती है, ऑर्गेनिकली ग्रो स्केल करती है। आपको उसके ऊपर पैसा लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती भाई। क्यों लगाएं पैसा हम इतना हमारा हराम का पैसा है कि मैं यहाँ $1.5 का ऐड लगा दूँ एक ईओ का। मेरा तो इतना हराम का पैसा नहीं है यार, ना मैंने इसके ऊपर मैंने इसको कमर्शियल कंसर्न बनाना है। तो बात फिर वहीं आई, आपको बेसिक्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब मुझे क्लैरिटी है कि भाई पैसा ऐड से लगा के आप ठीक है रीच बढ़ा लेते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो क्या होगा, अब वो लोगों की 64,000 की, 65,000 की जो है वो लोगों की क्या कहना चाहिए, उनके ग्रुप्स की स्ट्रेंथ है, और या उनके पेज के लाइक्स हैं, और उसके बाद पता ये चलता है कि उनके अंदर ना उनकी जो एंगेजमेंट है ना वो कोई सैकड़ों में भी नहीं है, सैकड़ों में भी नहीं है उनके ग्रुप्स की या पेजेस की, क्योंकि उन्होंने दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। दिमाग इस्तेमाल करने से क्या मुराद है कि उन्होंने पैसा फेंक देख तमाशा वाला काम किया, लोगों को तो एंगेज कर लिया, ऑडियंस तो बिल्ड कर लिया आपने, लेकिन क्या हुआ, आप उसको फ्रूटफुल नहीं बना सके, लोगों को फ़ायदा नहीं दे सके। कोई भी चीज़, अभी ये मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर, एक सेकंड में, अभी ये हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाता हूँ कि अगर आपको आपकी सोशल लिस्टिंग ठीक हो, या आपको पता हो कि लोगों के दरमियान रह के आपने कुछ सीखा हुआ हो कि कैसे होता है, तो आप बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनिकली चीज़ों को स्केल कर लेते हैं। ये देखें, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये यहीं मैंने कहीं अपलोड आज किया था, ये है, ये देखें, ये एक इमेज है आपके सामने अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब ये तीन, अब ये लेडर का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, मैंने आज भी उस पर वो किया था। ये तीन मेरे ऊपर बैठे हुए हैं जो इमीडिएट मेरे समझ लेंगे कंपेटर हैं या जिनको वो हैं। अब इनकी देखें, 65,000 इस बंदे ने, रिजवानुल हक साहब ने 65,000
64,000 कुछ शो की इनकी रीच है पेज की, और 3,500 की इंगेजमेंट है। मेरी भी 3,500 की इंगेजमेंट है। टोटल बंदा 1,300 है जिसने लाइक किया हुआ है। अच्छा, उनकी ग्रोथ उसी लिहाज से वो 0.2% है, मेरी 7.3% है। जो मेरी रीच की ग्रोथ हुई, एंगेजमेंट की ग्रोथ हो रही है। मैंने भी 7 पोस्ट की, उन्होंने 6 पोस्ट की हुई हैं हफ्ते में। तो मकसद कहने का क्या है, अगर आपको सोशल लिसनिंग स्किल आपके अच्छे हैं तो आपको पैसा लगाने की ज़रूरत ही नहीं भाई। अब इससे बड़ा क्या सबूत हो। आप मेरे पेज पे चले जाएं, उसके अंदर ये ट्रांसपेरेंसी आ रही होती है। पेज ट्रांसपेरेंसी होता है उसमें एक पोर्शन, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा सबको। ये हर पेज के ऊपर, भले आपका कंपेटर हो या कुछ भी हो, तो आप उसके पेज के ऊपर जब जाते हैं, अब रोज़ मुझे ये अमेज़ॉन कहता है भाई पैसे लगा दो, पैसे लगा दो। ये देखो ऊपर लिखे आ रहा है बूस्ट योर पोस्ट। मैंने कभी ज़िंदगी में टका नहीं लगाया इसके ऊपर। अच्छा, ये है जी ट्रांसपेरेंसी का सेक्शन। आपने इसको क्लिक किया, ये आपको खोल के बताता है कि जी इस बंदे ने कोई ऐड को चला रहा है या नहीं चला रहा। ये पेज जो है, अब यहाँ से इसकी ना गो टू ऐड लाइब्रेरी कर लें। ये फ़र्ज़ करें आपका कंपेटर है, आप इसके पेज के ऊपर गए, ऐड लाइब्रेरी में चले गए, आपने जाके देखा इसने कभी ज़िंदगी में ऐड चलाए हैं, कभी ज़िंदगी। देखिए 5 अप्रैल 2020 से हम शुरू हुए हैं। आप पूरे पाकिस्तान को छोड़ें, आप पूरी कंट्रीज़ में लगा लें, वो कहेगा जिसने कभी ज़िंदगी में टक्का नहीं लगाया, 1 रुपया नहीं लगाया इस पेज ने एड्स के ऊपर। हमने कभी लगाया ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी सोशल लिसनिंग है। हमने जो हम लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम प्रचार करते हैं जिस चीज़ का, अगर हम उनको ये करके भी नहीं दे सकते, अगर पेज पे, अपने पेज के ऊपर या अपने ग्रुप में भी नहीं दिखा सकते लोगों को कि एंगेजमेंट कैसे बढ़ाते हैं या पेज को स्केल कैसे करते हैं, ऑर्गेनिकली उसकी रीच कैसे बढ़ाते हैं, तो हमें तो दुकान वैसे ही बंद करके चला जाना चाहिए। हमें तो हमें तो सारी दुनिया झूठा कहना शुरू कर दे कि भाई आप खुद पीछे बैक एंड के ऊपर तो आप हज़ारों डॉलर लगा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के, और लोगों को आप कह रहे हैं कि जी फ्री में हो जाता है ये काम। आप तो लोगों के साथ ब्लफ कर रहे हैं। मुझे तो लोग झूठा कहने लग जाए रोज़ अगर मैं ये काम करूं। यही यही हो ना कि अगर मैं यहाँ पे पीछे ऐड चला रहा हूँ, एक मिसाल की बात है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि जी ज़रूरत ही नहीं होती, आप सोशल लिसनिंग से सारी ड्रामेबाजी चला लेते हैं, एंगेजमेंट भी बढ़ जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो अगर मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ नहीं करके दिखा रहा और मैं खुद उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो मुझे तो कोई भी उठा के डस्टबिन में डाल देगा, मेरे आइडियाज़ को, मेरे क्लेम्स को, मेरी हर चीज़ को, कि भाई ये तो बातें ही करनी आती हैं इसको। तो मैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर खोल के दिखा रहा हूँ कि हमने कभी ज़िंदगी में 1 रुपया का ऐड नहीं चलाया। एंगेजमेंट आपके सामने मैंने अभी आपको दिखा दी कि हमारे पेज की एंगेजमेंट क्या है, या हम किस तरह ग्रो कर रहे हैं ऑर्गेनिक रीच के ऊपर, या ग्रुप के अंदर क्या एंगेजमेंट है, या कंटेंट का क्या लेवल है, ये हम कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं। प्रैक्टिकली आपको ईओ का एक बंदा सिर्फ नज़र आता है, वो मैं हूँ। हालांकि ग्रुप में और भी लोग हैं लेकिन जो ईओ से रिलेट करते हैं, लेकिन आपको एक बंदा नज़र आता है, वो कल्ला बंदा, उसने जलील किया हुआ है सारी दुनिया को। वो एंगेजमेंट में भी लगाया हुआ है, वो चीज़ें भी सिखा रहा है लोगों को, वो पेज भी स्केल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कल्ला बंदा लगा हुआ है, एक बंदा। आपको यही पता लगता है, और है भी ऐसा ही, क्योंकि ये मैंने प्रोजेक्ट अपने जिम्मे लिया हुआ है। मैं अपनी डाइनिंग टेबल से रोज़ चलाता हूँ इसको बैठ के। टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, बिल्कुल कर रहा हूँ, ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ। तो अगर आप, ये सारी बातों का लुब्बे लुबाब ये है कि अगर आपके पास स्किल है ना, तो आप बगैर पैसे के भी काम कर सकते हैं भाई, बगैर टूल के भी आप काम कर सकते हैं, बगैर सेलर सेंट्रल के भी चीज़ें सीख सकते हैं, बगैर ऐड चलाए फेसबुक के आप अपना ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हैं, आप उसको स्केल भी कर सकते हैं, आप उसके अंदर से पैसा भी कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको स्किल के ऊपर बेस करती हैं। एग्जैक्टली मंजर, यही बात है कि आप वर्ड ऑफ माउथ से, जो यानी कि जो ब्रांड एम्बेसडर्स आपने इस ग्रुप के अंदर से बना। अब क्या हमने यहाँ पे लोगों को, अब यहाँ लोग यहाँ बैठे हैं जो मेरे साथ लाइव हैं, ये अभी अंदर से कह रहे होंगे कि इस बंदे ने जलील कर दिया है सबको, यानी कि ग्रुप के अंदर नहीं घुसने देता ये। वो मॉडरेटर्स जो हैं, वो लोग मिन्नतें करते हैं। मैं आपको अपना इनबॉक्स दिखा दूँ ना, खुदा की कसम, तो आपको उन लोगों पे तरस आएगा जो मुझे रोज़ मैसेजेस करते हैं कि जी रिजवान भाई खुदा के वास्ते ग्रुप के अंदर एंट्री करा दें, ग्रुप के अंदर एंट्री करा दें। मैं नहीं, मैं उनको जवाब नहीं देता। उसकी वजह ये है, मैंने ये मॉडरेट, मैं माइक्रो मैनेज नहीं करता, मैंने मॉडरेटर्स के ऊपर छोड़ा हुआ है।
अब मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी को आंखें बंद करके चलते रहो। अब वो क्या कस्तूरी बना दी है हमने इसको ग्रुप के अंदर घुसने को भी, यानी कि कोई बंदा मिन्नतें करते रहते हैं लोग कि जी ग्रुप के अंदर किस तरह हम घुस जाएं एक बार, कंटेंट हम बाद में जाके देख लेंगे जो भी होगा या नहीं। तो क्या है, हमने उसको एंट्री को ही अजाब बना दिया हमने। वरना हम ये जितना वर्ड ऑफ माउथ चल रहा था, यकीन करें जितनी मॉडरेटर्स ने लोगों को डिनाई किया या ब्लॉक किया है, मैं कम से कम इस वक्त 6-7 हज़ार का कम से कम ग्रुप की स्ट्रेंथ होती है हमारे। और ये हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। लेकिन हमने कहा नहीं भाई, हमें बंदे नहीं चाहिए, हम नहीं लेते बंदे यार, हम इन थोड़े से बंदों को सिखा देते हैं, बस नीयत अच्छी है, साफ सुथरे तरीके से थोड़े बंदों को सिखा दो, साफ सुथरा सिखा दो। और उन्हें कहो ले जाओ भाई, सीख लो जो तुम सीख सकते हो, टाइम लगाओ अपना, सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करो, सीख सीख लो और फिर अपना ब्रांड खड़ा कर लो। भले कि मैं कोई नॉन कम्पीट किसी से साइन नहीं करा रहा, मैंने कोई नॉन डिस्क्लोजर किसी से साइन नहीं कराया, मैं किसी बंदे को ये नहीं करा, मैं तो लोगों को बता रहा हूँ कि भाई हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच, एक ग्रुप के अंदर बिठा के। कोई पैसा नहीं ले रहा, मैं किसी को नहीं कह रहा कि भाई ग्रुप के अंदर आओगे तो मैं पैसे लूँगा। मेरे पास अभी यहाँ ग्रुप के अंदर से कई लोग निकलेंगे जो ये मेरे से रोज़ मशवरा करते हैं और मुझे ऑफ़र भी कराते हैं कि रिजवान भाई फ़लाने क्लाइंट का मसला है, मैं पैसे आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मैंने कई ऐसे लोगों हैं जिनको क्लाइंट दिए हैं, और जब मैं उनको कहता हूँ ना ये क्लाइंट है यार, ये तुम कर लो, क्योंकि मेरे पास और मेरे बंदों के पास टाइम नहीं है, तो वो आगे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी एक एक कई बंदे मुझे ये कहते हैं कि रिजवान भाई आप पहले आदमी हैं दुनिया के जो क्लाइंट दे रहा है और ये कह रहा है कि मेरी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि इस क्लाइंट को जो है ना शिकायत नहीं आनी चाहिए, और वो पैसा $1 नहीं मांग रहा, कि रिजवान भाई ये नहीं कह रहे कि बीच में से एक मुझे $500 में से $100 मुझे देना तुमने हर महीने, या इसका फलाना काम मैं करूँगा, या अपना काम से बचा कुचा मेरे हवाले कर दिया। ऐसा नहीं है। मेरे पास एक क्लाइंट आता है, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं उसको आगे भेज देता हूँ किसी काबिल बंदे के पास कि यार इस बंदे के साथ काम कर लो, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, और उस बंदे के मैं कान खींचता रहता हूँ बस साथ साथ, मैं उसको पैसा उससे कोई नहीं लेता, क्लाइंट उसको दे देता हूँ, और उसके बाद उसके ना कान खींचता रहता हूँ कि अगर कोई मुझे शिकायत आ जाए किसी क्लाइंट की तरफ से तो मैं उसकी जान अजाब कर देता हूँ बंदे की, कि यार तुम खुदा का वास्ता है कि अपने नाम को ना सही मेरे नाम का तो ख्याल करो। कोई ये होता है। तो यार देखें, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। प्रोडक्ट अप्रूवल जो है ना, हम अभी आप खुद मास्टर बन जाएंगे प्रोडक्ट अप्रूवल्स के इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में। उसकी वजह ये डाटा आपको सब बताता है कि प्रोडक्ट कौन सी करने वाली है कौन सी नहीं करने वाली, डाटा बता रहा होता है। देखिए डाटा के अलावा हम किसी चीज़, मेरे अब्बा अगर बना के बेचते हैं, मिसाल की बात है वुडन क्रिकेट बैट, तो मैं वुडन क्रिकेट बैट नहीं बेचूंगा अगर उसका डाटा अगर ठीक नहीं होगा। तो डैट आज भी किसी ने ये सवाल ग्रुप के ऊपर किया था कि जी अगर मुझे मेरे कॉन्टैक्ट्स के अंदर से कोई बंदा यहाँ मैन्युफैक्चरर है और मैं उस प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूँ तो मुझे बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर डाटा कह रहा है कि बेचना चाहिए तो ज़रूर बेचें यार, क्यों ना बेचें, हम बेचने के लिए बैठे हैं। तो अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें आपको पोटेंशियल नज़र आता है या उसके अंदर रिस्क मिटिगेशन आप कर सकते हैं, उसका रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, 100 बिस्मिल्लाह ज़रूर करें भाई। उसकी अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, किसी तरह की कीवर्ड्स आपने स्टडी किए हैं और आपने देखा है कि प्रोडक्ट के अंदर जान है, सोशल लिसनिंग उसके ऊपर की है, ज़रूर करें भाई, क्यों ना करें। हर चीज़ बिक सकती है। लोग मुल्तानी मट्टी बेच रहे हैं वहाँ बैठे हुए यार, क्या कहते हैं, अमेज़ॉन के ऊपर। तो आप भी बेचना शुरू कर दें अगर आपको बेचने का तरीका आता है तो। कोई भी चीज़ जिसमें वायबिलिटी है या जिसमें जान है, वो किसी भी निच की हो, किसी भी कैटेगरी की हो, आप बेचें, बिल्कुल बेचें, क्यों ना बेचें। डाटा बस सही होना चाहिए, बस रिस्क मिटिगेट करें, डाटा ठीक हो, ज़रूर बेचें। नीड टू नो योर क्लाइंट स्ट्रैटेजी। भाई मेरी क्लाइंट स्ट्रैटेजी ये है कि मैं ना, जब मेरे पास क्लाइंट आता है ना, तो अगर वो मेरे पास काम आता है ना $10 का कराने के लिए, तो मैं उसको $100 की वैल्यू दे के भेजता हूँ। बस मेरी तो क्लाइंट की स्ट्रैटेजी है। मेरे पास कोई बंदा आ जाए सही एक बार कि जी मैंने ये टके का काम आपसे कराना है, तो मैं उसे कहता हूँ तो भाई तुम टका भी मुझे ना दो, ये लो $100 मेरे पास से ले जाओ वैल्यू ने। बिल्कुल हो सकती है लो सर्च वॉल्यूम, क्यों नहीं हो सकती। मैंने लो सर्च वॉल्यूम भी लॉन्च 5-5 हज़ार के कीवर्ड्स के ऊपर की हुई हैं और बेहतरीन चल रही हैं, अल्लाह का एहसान है। ये मंसूर, ये हम लर्न करेंगे प्रोडक्ट सिलेक्शन का, ये जो लेडर का कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगाएंगे कि उसकी डाटा की रिसर्च कैसे होती है, फिर उसकी वैलिडेशन कैसे होती है, ये हम अभी इंशाल्लाह अगले 2-4 दिनों में ही सीखेंगे सारी कहानी। और वो सारा कीवर्ड्स की कहानी है, वो सब कीवर्ड्स के अंदर से निकल के सामने आती है, और वही हमें ये ब्रांड एनालिटिक्स और हीलियम 10 दोनों चीज़ें हमें खुद बताती हैं कि ये फ़लानी चीज़ बेचने वाली है या नहीं बेचने वाली।
हाँ अब कल्ला मैं बंदा हूँ अली अब्बास, मैं इंशाल्लाह कोशिश करके उसको भी करते हैं साथ, ताकि हम ये क्योंकि प्रोडक्ट सिलेक्शन अब हम कर रहे हैं तो उसके अंदर हम ये ऑटोमेशन कर सकें। इफेक्टिव प्रॉब्लम स्किल में तो सबसे पहले ये है कि आपके एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्रिटिकल थिंकिंग, जो अभी जलीस ने बात की। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी अच्छी है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सबसे बेहतर हो जाते हैं। वो उस वक्त होते हैं जब आप ओपन माइंड के साथ जेन्युइनली लोगों को सोशल लिसन करें और पता लगाएं कि उनके साथ मसला क्या है। नहीं, सियालकोट में अक्सर कोई ऑफिस नहीं, सियालकोट में इतने बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं, वहाँ पे नबील साबिर बैठे हुए हैं, वो गुरुओं के गुरु हैं। निशान जलील भाई बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो मास्टर ऑफ अमेज़ॉन है। आपको ऑफिस की ज़रूरत क्या है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े नाम बैठे हैं पाकिस्तान के। ये अदनान उमर सियालकोट से हैं। तो बेसिकली मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, खुदा के वास्ते किसी पे डिपेंड मत करें। कोई आपको टूल नहीं देगा, कोई आपको सेलर सेंट्रल नहीं देगा। फ़र्ज़ करें हम देंगे, कोशिश करके आपको सारी चीज़ें देंगे, लेकिन मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो आपको बता रहा हूँ कि आपको किसी ने कोई सेलर सेंट्रल नहीं दिया, किसी ने आपको टूल नहीं दिया, तो भी रिसोर्सफुल होने की कोशिश करें। और वो रिसोर्सफुल यही है कि इस ग्रुप के अंदर फाइल सेक्शन और बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर बहुत सारी फाइल्स मौजूद हैं। और मुस्तफ़ा, जितना टाइम हम बेसिक्स के ऊपर लगा लेंगे ना, स्पेशली कीवर्ड के ऊपर, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप उसके अंदर निकलेंगे तो आगे वो जिसे कहते हैं ना हलवा होगा, फिर आगे वॉक इन द पार्क होगी, अगर आपके बेसिक्स अच्छे होंगे तो। हम इसी हफ्ते में लाहौर का ऑफिस इंशाल्लाह फाइनल कर लेंगे, 25 से पहले पहले कर लेंगे इंशाल्लाह। मुल्तान का एक उधर नॉर्दर्न बाईपास पे है और एक इधर चैनवन में बनाया है। मैंने उसको लड़कों को कहा था कि वो कर देंगे, मैं उसके ज़िम्मे लगाता हूँ कि वो अपडेट कर देगी एड्रेसेस सारे, ताकि सारों के लिए एक्सेसिबल हो जाए मैप शैप के साथ। अच्छा, अब बात फिर ये कहीं और निकल जाती है। हम बात कर रहे थे कि खुदा के वास्ते हैंड्स ऑन करें प्लीज़। अगर आपके पास सेलर सेंट्रल है या नहीं है तो हैंड्स ऑन करें, अगर आपने चीज़ों को लर्न करना है। और स्पेशली कीवर्ड रिसर्च के ऊपर और लिस्टिंग ऑफ, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, पीपीसी लॉन्च 100% डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। वो होते हैं कीवर्ड रिसर्च और कौन से कीवर्ड की सिलेक्शन करनी है, और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ये 100% इनके ऊपर, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, तीसरी कोई चीज़ नहीं होती पीपीसी की लॉन्च जो है। अच्छा, ऑडियंस लॉन्च जो है वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है बेसिकली। वो एक होती है आपकी सोशल लिसनिंग, कि आप सोशल लिसन कैसा करेंगे, उसमें से आप प्रोडक्ट आइडिया और सिलेक्शन करते हैं, उसकी वैलिडेशन करते हैं। एक आपके डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स होते हैं, यही जो फेसबुक एड्स आप चलाते हैं, ये दीज आर सफिशेंट, जो कि आप कर सकते हैं। और तीसरा आपको ना कंटेंट के ऊपर काम करना पड़ता है। ये तीन चीज़ें होती हैं ऑडियंस बिल्डिंग के लिए, जिसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत होती है। और अगर आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आती है, अगर आपको पीपीसी आता है उसके साथ, तो ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि आप उसको बड़ी जल्दी स्केल कर लेते हैं। अगर आपने अकेले ऑडियंस बिल्डिंग को सिर्फ अपनी ऑडियंस के ज़रिए करना है, रैंक फ़र्ज़ करें 3 महीने में या 2 महीने में, तो अगर आप पीपीसी साथ मिला लेंगे तो आप 1 महीने में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो डिपेंड वही करता है कि आपका स्किल्स कैसे हैं। इसी तरह से अगर आप गिव अवेज की लॉन्च की बात करते हैं ना, तो गिव अवे की लॉन्च में आपने एक चीज़ नोट की होगी, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम गिव अवे की लॉन्च में जो आता है ना, मैं गिव अवे की लॉन्च के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं गिव अवे की लॉन्च को आखिरी लॉन्च बनाने के ख़िलाफ़ हूँ कि बस इसके अलावा कोई लॉन्च नहीं है। अच्छा, गिव अवे की लॉन्च में जो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ना, वो ये होता है कि ये भी चलें, अच्छा हो गया कि मेरे जहन में आ गया, मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कुछ लोगों को। ये भी अगर आप लोग समझ लें और सुन लें तो खुदा के वास्ते आपको क्लैरिटी कुछ और आ जाएगी, और उसको ओपन माइंड से सुनना है। देखिए, एक गिव अवे लॉन्च में ये होता है कि हम सबसे पहले एक जो क्रिटिकल मिस्टेक करते हैं ना, वो ये करते हैं कि जब हम टारगेट करते हैं कीवर्ड्स को, तो जो भी हम कीवर्ड्स टारगेट करें, जो भी हम शॉर्ट लिस्ट करें, टॉप टीयर के हम रूट कीवर्ड कर लें, भले जो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम के होते हैं, हम करते ये हैं कि हम पहले दिन से उसके ऊपर जब एमसी चलाते हैं ना, तो हम उसकी, हमें कोई ये बताता नहीं है, कोई हमें समझाता नहीं है कि हम पहले दिन एक प्रोडक्ट आपका आज रात को अवेलेबल हुआ, आज रात को,
यानी कि आपका प्रोडक्ट एफबीए में पहुंचा और वो अवेलेबल हुआ, और सुबह आपने एमसी चलाई, और पहले दिन से दे मार 4.5 सीपीआर, क्योंकि उसके आ रहे थे 400 8 दिन के, 50 ऑर्डर आपने पहले दिन ठक करके लगा दिए एमसी के ऊपर। तो अगले दिन भी 50 लगा दिए, उससे अगले दिन भी 50 लगा दिए। देखें, दिस इज़ नॉट नेचुरल। आप इस तरह रैंक कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि आप सारों से ज़्यादा बेच रहे होंगे, उनके मुकाबले में बेच रहे होंगे, आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे टॉप 5 10 में। लेकिन आप वहाँ सस्टेन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अब मैं समझाता हूँ आपको, लॉजिकली बताता हूँ इस बात को। देखिए, एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए क्या होता है, उसका ग्रोथ साइकिल क्या होता है। उसका ये होता है कि जी, जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं ना, तो पहले दिन जब आप ब्रिक एंड मॉर्टर फर्ज करें खोलते हैं ना, तो पहले दिन ना बंदों को पता ही नहीं होता। कोई एक आध बंदा इधर उधर से देखता, पूछता, पहुंच जाता है आपकी दुकान के ऊपर, कहता भाई आप क्या बेचते हैं। आप कहते हैं जी मैं तो गोले बेच रहा हूँ जी, बर्फ़ के गोले बेचता हूँ मैं। कहता अच्छा, आप बर्फ़ के गोले बेचते हैं, चलें यार फिर एक खिलाएं ज़रा, देखते हैं सही आप कैसा बर्फ़ का गोला बेच रहे हैं। वो एक बंदा आता है, आप टेस्ट करके चला जाता है। अब वो जाता है, उसको अगर मज़े का लगता है तो वो अगले दिन घर जाके बेगम को बताता है कि यार कल मैंने वहाँ फलानी दुकान से बर्फ़ का गोला खाया, बड़ा मज़े का था, तो आज रात को जब बाहर निकलेंगे ना तो मैं तुम्हें वो टेस्ट कराऊंगा। अब वो क्या हुआ, वो गई बेगम के साथ गया रात को, और उसने जाके एक की जगह दूसरा साथ मिला लिया, यानी कि बेगम को, और 2 ऑर्डर कर दिए अगले दिन। पहले दिन आपकी एक सेल आई, अगले दिन 2 सेलें होंगी, क्योंकि अभी एक ही बंदा था जिसको पता था कहानी का। अब उसने बेगम को खिलाया, बेगम ने कहा वाह वाह बेहतरीन ज़बरदस्त, ये तो आपने बच्चा स्पॉट ढूंढा है। क्या किया उसने, वो गई अगले हफ्ते या अगले 3 दिनों में या 6 दिनों में या 10 दिनों में अपनी माँ के घर, और उसने अपनी बहनों को बताया, अपनी सहेलियों को बताया, अपनी कज़न्स को बताया कि यार बाहर चलते हैं ना, तो चल के वहाँ फ़लानी जगह से हमने गोला खाया था, बड़ा बेहतरीन था, चलें खाते हैं। चलो जी, वहाँ पहुँच गए। अब वो 3 4 5 लोग इकट्ठे होके पहुँच गए। ये है नेचुरल प्रोसेस एक बिजनेस का लाइफ साइकिल, कि वो ऐसे ग्रो करता है, वर्ड ऑफ माउथ के साथ ग्रो करता है। ये है टोटल नेचुरल प्रोसेस एक चीज़ का। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पहले दिन से हम क्या करते हैं, हम वो काम करते हैं जो हम पेप्सी कोला में किया करते हैं। जब हम माउंटेन ड्यू हमने लॉन्च की, तो हमने जो बड़े बड़े चौराहे थे ना शहर के, जो जिन पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा था, हमने वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर दी, उसके ऊपर पोस्ट मिक्स मशीन्स लगा दी, और उनको कहा चलो भाई बिस्मिल्लाह पढ़ो और ये फ्री की माउंटेन ड्यू टेस्ट करो। अब वो क्या हुआ, सारी दुनिया ने टेस्ट करना शुरू कर दी फ्री की। पता लगा कि रात को वो पोस्टमिक्स के सिलेंडर हुआ करते थे, वो उसमें एक सिलेंडर में 19 कैरेट, यानी कि 19 × 24, आप मल्टीप्लाई कर लें तो नंबर ऑफ बॉटल्स निकल आएंगी उसके अंदर, या सब सर्विंग्स निकल आएंगी। वो रात को पता चल रहा था कि 50 सिलेंडर लोगों को पिला के फ्री में आ गए सैम्पलिंग करके। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि एकदम उसके बाद गैप शुरू हो गया। अब चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही पूरी तरह, मार्केट में नहीं पहुंची हुई ड्यू। वो फलाने कॉर्नर मोहल्ले की दुकान पे बच्चा गया जी, वो रात मेरे अब्बा ड्यू पी के आए थे फलाने चौक से, अब वो माउंटेन ड्यू दे दें। मुझे कहा वो क्या होती है भाई, माउंटेन ड्यू क्या है। वो जी जिसका इश्तेहार चल रहा है टीवी के ऊपर, वो वाला, वो जो नया एक पेप्सी ने एक बोतल निकाली है, वो जो ग्रीन कलर की एक बोतल आई है, वो वाली दे दें। उसने कहा भाई वो तो अभी आई नहीं, चलो जाओ जाके हट जाके आराम करो। तो ये जब हम हाई वेलोसिटी पे जाके आउट ऑफ स्टॉक होते हैं तो ये होता है हमारे साथ। खैर एनी हाउ, अच्छा अब वो क्या होता है कि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। जब नेचुरल प्रोसेस नहीं है तो ग्रोथ भी नेचुरल नहीं है। ग्रोथ क्यों नहीं, सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आप अवेलेबिलिटी नहीं कर सके हर जगह पे। अब वो 2 कीवर्ड्स के ऊपर काम करें तो तीसरे कीवर्ड के ऊपर कोई ढूंढ रहा है तो अब उसको मिल ही नहीं रही। जैसे वो मोहल्ले की दुकान थी, उसके अंदर बच्चा गया और उसने जाके माउंटेन ड्यू मांगी, वो समझे तीसरा कीवर्ड है, तो जब उसने जाके मांगी तो उसको मिली नहीं, क्योंकि तीसरे कीवर्ड पे आपने काम ही नहीं किया हुआ। तो क्या होगा, आपकी नेचुरल ग्रोथ तो नहीं हो रही, तो वो गैप आ गया। लोग मांगने के लिए आए, आप वहां पे शो ही नहीं हो रहे थे, तो आपने सेल लूज कर दी। लेकिन जब आप नेचुरली ग्रो कर रहे होते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस में चलते हैं कि पहले दिन 2 सेल आई, फिर 4 आई, फिर 6 आई, तो अमेजोन के A9 को भी लगता है कि हाँ भाई ये कोई नया बंदा एंटर हुआ है, अच्छा चलो ये अपनी रेलेवेंसी शो कर रहा है, और इसको सेल भी इम्प्रूव हो रही है, ग्रोथ, चलो इसको मैं टिक करता हूँ। टिक करने से क्या मुराद है कि इसको इसके पीछे एक मैं बंदा लगा देता हूँ, या एक स्ट्रिंग लगा देता हूँ कि इसको मज़ीद डाटा पॉइंट्स को इकट्ठा करेगी, ये देखे कैसा परफॉर्म करा अगले आने वाले दिनों में।
तो क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ऐसा ऐसा सिग्नल भेज रहे होते हैं कि आप कुछ जो भी कीवर्ड्स हों आपके, वो टॉप की रूट की क्यों ना हो, आप उसको सिग्नल भेज रहे होते हैं कि हम इन कीवर्ड्स के ऊपर हमारी कन्वर्जन हो रही है, 2 हुई, फिर 4 हुई, फिर 6 हुई, फिर 8 हुई। क्या होता है कि आप एक सेल हिस्ट्री बिल्ड कर रहे होते हैं नेचुरल वे में। तो शुरू के 4-5 दिन में आपने नॉर्मल सेल्स की, किसी ने 2 की, किसी ने फिर अगले दिन 4 हो गई, फिर 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, ग्रेजुअली आपने बढ़ाया, एक्सीलेटर पे पाँव रखा, तो क्या होगा, एक नेचुरल प्रोसेस लगेगा। और जब नेचुरल प्रोसेस लगेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो स्टिक भी ज़्यादा करेगा, क्योंकि आप नेचुरली आ रहे हैं चीज़ों को। अब गिव अवे में ये नहीं होता। अगर आप गिव अवे में सिर्फ ये चीज़ ही एमुलेट कर लें सेल्स की, इसी चीज़ को, नेचुरल प्रोसेस को, तो भी उसकी जो है ना स्टिक करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है टॉप के रैंक्स के अंदर। तो अगर आपको बात की समझ आ रही है, लॉजिक की समझ आ रही है, तो मुझे कोई बता दे कि जी हमें समझ आ रही है, और अगर नहीं समझ आ रही तो भी बता दे कि नहीं समझ आ रही। तो हमने बेसिकली गिव अवे की जो लॉन्च स्ट्रेटजी है ना, उसके अंदर भी हमने यही चीज़ एमुलेट करनी होती है बेसिकली। वो एमुलेट करनी कैसे होती है, अब हमें क्योंकि कीवर्ड्स के ऊपर, जो भी कीवर्ड्स पे हम काम कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि जी उसके ऊपर स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर कितनी आती हैं, कन्वर्जन कितनी आती हैं। तो हम उसके ऊपर ना मैक्सिमम थ्रॉटल रख के बस गेम चलाई हुई होती है हमने, जो कि अननेचुरल होती है। और हर लिहाज से कि एक तो सेल्स हिस्ट्री नहीं है ब्रांड के पीछे, लिस्ट के पीछे, और डाटा पॉइंट्स भी नहीं है, और पहले दिन से आप 50 यूनिट भी सेल करना शुरू कर दिए आपने। तो अमेजोन इतना बच्चा है। फिर क्या होता है, जब आप उसके पुल डाउन करना शुरू करते हैं, तो अमेजोन को भी पता लगता है हाँ भाई ये कुछ शाना था बहुत ज़्यादा, इसने आते ही ऐसी की तैसी कर दी। और जब आप नेचुरल गेमों में आया तो अब ये स्टेक नहीं कर रहा, अब ये लूज़ कर रहा है रैंक, क्योंकि इसकी सेल वेलोसिटी वो नहीं है, इसके पास रिव्यू नहीं है, इसके पास सोशल प्रूफ नहीं है, वो चीज़ें पूरी नहीं है। जिन स्टेपिंग स्टोन्स के ऊपर पाँव रख के इसने खड़ा होना है, या वो लेडर के वो जो स्टेप्स हैं जिसके ऊपर इसको खड़ा होना था, वो स्टेप्स ये वो भाग एक छलांग लगा के ऊपर वाले सीढ़ी पे आ तो गया, लेकिन इसके बाद अब खड़े होने के लिए स्टेप नहीं है। अब ये पकड़ के खड़ा है, बाजुओं में जितनी ताकत रहेगी उतनी देर ये हैंग करेगा ऊपर टॉप पे। जब इसके बाजू में ताकत खत्म हो जाएगी, तो नीचे स्टेप तो है नहीं पाँव के नीचे, तो ये नीचे खुद ही गिर जाएगा। तो वो भी कहता अच्छा भाई खर्चा करते रहो, हमें तो सेल मिल रही है, हमें तो वो मिल रहे हैं, डॉलर मिल रहे हैं FBA के। तो वो कहता करते रहो भाई। लोग कहते हैं ना जी फिर अमेजोन क्यों करने देता, तो अमेजोन इसलिए करने देता कि भाई ठीक है करते रहो भाई, हमें तो डॉलर मिल रहे हैं, हमारा क्या है, जैसे मर्जी कर लो। लेकिन क्या है, हम उसके अंदर हम अपना अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, हम उसको नेचुरली लेके नहीं जा रहे होते चीज़ों को कि वो स्टेक करे। अब ये जो PPC की लॉन्च होती है, ये ऑडियंस की लॉन्च होती है ना, इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसमें सबसे अट्रैक्टिव पहलू है ना, वो यही है। जब जैसे जैसे स्लो स्लो आप सेल करते हैं, देखें रिव्यू कहाँ से आते हैं, रिव्यू आते हैं सेल से। रिव्यू ऊपर हैंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है टॉप 5 में, अगर वहाँ स्टिक करने के लिए, तो वो आते हैं सेल से। जब आप नीचे से PPC यानी कि नेचुरल प्रोसेस से शुरू होते हैं, सेलें होती हैं, पहले 2 हुई, फिर 4 हुई, फिर 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 50, जैसे जैसे पर डे सेल हुई, तो साथ साथ उसके रिव्यू, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपका रिव्यू, सोशल प्रूफ भी आपका साथ साथ बिल्ड होना शुरू हो जाता है। जब आपका सोशल प्रूफ साथ साथ बिल्ड हो रहा होता है, तो आप जब तक टॉप ऑफ द पेज पहुंचते हैं, तो आपके पास सफिशेंट सोशल प्रूफ होता है वहाँ हैंग करने के लिए। अगर आपकी ऑफर अच्छी है और आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी प्राइस अच्छी है, और उसका कन्वर्जन मैट्रिक्स उसके अच्छे हैं अमेजोन की नज़र में, तो यू विल स्टिक देयर। आपको कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई गिव अवे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई अंधेवा पैसे को आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जिन लोगों ने लॉन्च की हुई ना, आप में से जो इस सेशन में सुन रहे हैं ये बात, वो ये कह रहे होंगे, उनको आप समझ आ रही होगी इस बात की कि ये बिल्कुल 100% ये बात दुरुस्त है, क्योंकि वो रोज़ इसमें से गुजरते हैं। रोज़ इस ये VVRO को जो टिक्का लगता है ना, वो इसी वजह से लगता है कि वो उनके पाँव के नीचे जब वो ऊपर पहुंच जाते हैं, तो वो सीढ़ी के ऊपर वाले पोर्शन को अपने हाथों से पकड़ के खड़े होते हैं, नीचे पाँव के उनके कोई स्टेप नहीं होता जिसके ऊपर वो खड़े हो सकें। तो वो स्टेप देने के लिए ना बार बार वो टेम्परेरी VVRO लगाते हैं। वो एक बार लगता है, फिर वो नीचे गिर जाता है, फिर वो हाथों में से जान खत्म होती है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो वो क्या होता है, बेसिकली लॉजिकल नहीं है क्योंकि चीज़ें। तो ये जो मामला है ना गिव अवेज का, ये गिव अवेज इस वजह से डेफिशिएंट है। हाँ, अगर आप गिव अवे को प्लान अच्छे तरीके से करें, उसको नेचुरल वे में प्लान करें,
अब वो जैसे मैंने आज एक कमेंट किया कि जी आपकी SFR जो है ना, ये CPR जो है ना, ये पुरानी हो गई टेक्नोलॉजी, ये मेथोडोलॉजी पुरानी हो गई। कि जहन में आता हूँ इसकी तरफ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। ये जो CPR था ना, ये इररेलेवेंट हो गया। पहली बात तो ये कूपन्स की बेस के ऊपर ये बना हुआ है, ये सबको पता होगा कि जो ये सेरेब्रो प्रोडक्ट रैंक है, ये कूपन, नंबर ऑफ कूपन्स की बेस के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है। इसका फुल प्राइस सेल से कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए मोस्ट केसेस में ये होता है कि कम CPR, मतलब 400 हो तो आप 300 में भी रैंक हो जाते हैं, या 250 में भी हो जाते हैं बाजू का। खैर उसको जो हम बाद में, वो किसी बड़ा बड़ा लंबा एक डिबेट है, हम उस वक्त किसी और प्रोडक्ट में पढ़ेंगे। तो SFR जो आपका है ना, जो आपकी ब्रांड एनालिटिक्स में है, वो सबसे ऑथेंटिक डाटा है सर्चेस का, नंबर ऑफ सर्चेस का। उसमें मैंने आज कमेंट किया है कि जी लाख से ऊपर का आपका SFR है ना, तो उसको आप अंडर 10 डेज रैंक कर जाते हैं चीज़ को। और ये नॉर्मली ऐसा ही, आप जब मर्जी करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा। और जैसे जैसे वो SFR कम होता जाता है, कम से मुराद है कि इम्प्रूव होता रहता है, जैसे BSR की तरह ये भी कम हो तो अच्छा होता है। तो अगर नंबर 1 है, अगर एक SFR है इस वक्त मास्क का है फ़र्ज़ करें, तो मास्क को रैंक करना दुनिया का अजाब तरीन काम है इस टाइम। तो अगर वही 10 लाख हो तो आसान तरीन काम है। तो SFR की बेस के ऊपर ना आपको पता होता है। अब मैं ये कहता हूँ कि जी अगर हर 100,000 के लिए ना, हर 100,000 के लिए मैट्रिक्स एक्सचेंज होते हैं कि आपको कितने गिव अवे करने होते हैं। तो अगर आपका कीवर्ड है जिसकी फर्ज करें वो 25,000 SFR है उसका, या 30,000 SFR है, तो हर लाख से नीचे जो 10,000 है ना, उसके ऊपर एक गिव अवे कर ले। सीधी सी बात, सादा सा फार्मूला आपको बता रहा हूँ। यानी कि लाख है ना तो 10, ठीक है। और यानी कि 10 अगर आप कर रहे हैं, एक मिसाल की बात है, तो नीचे की तरफ आएंगे ना तो ये बढ़ेंगे 10 के लिहाज से। अगर फ़र्ज़ करें लाख के लिए आप 10 करते हैं, तो 90,000 पे ये 11 हो जाएंगे, 80,000 पे ये 12 हो जाएंगे, 70,000 पे ये 13 हो जाएंगे, 60,000 पे 14 हो जाएंगे। इस तरह ये बढ़ता है। ये मुख्तलिफ नीचे का, लेकिन मैं जेनेरिक एक बात कर रहा हूँ। यानी कि इसने नीचे की तरफ बढ़ना है, एक एक गिव ने हर 10,000 के ऊपर SFR के। ऐसे करके ये काम चलता है उस कीवर्ड के लिए, उस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए। मुख्तलिफ सिनेरियोज और भी हैं जिसमें कुछ हम ये जुगाड़ आप क्या लगा रहे हैं साथ उसके, अगर PPC साथ कर रहे हैं तो ये और भी कम हो जाता है, मतलब आपके गिव वेज का नंबर कम हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ, ये ना सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। ये जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, लॉन्चेस करेंगे, तो समझ आएंगी। ऐसे आपको समझ भी नहीं आएंगी, अब आपके ऊपर से गुजर रही होंगी। बहुत सारे जो लॉन्चेस कर चुके हैं ना उनको समझ आ रही होगी, या जो लॉन्च में से गुजर रही हैं वो सुबह कुलिया लगा के देखें, उनको समझ आएगी कि उसके इफेक्ट उनको सामने नजर आएंगे। अच्छा, अब मुझे ये बात आ रही है कि हाउ वुड इट बी डिफरेंट व्हेन वी आर रैंकिंग विद PPC और PPC वर्सेस गिव अवे। PPC में ये होता है कि जब आप कैंपेन पहले दिन से चलाते हैं ना, तो हमेशा एक बात में ज़हन में रखें, कोई भी कैंपेन ना पहले दिन से, इवन अगर आप सुपर रेलेवेंट आपने की हुई है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, तो वो पहले दिन से नहीं किक ऑफ कर दी होती कैंपेन। एलॉग्रिदम को, जो PPC एलॉग्रिदम है, उसको किक इन करने के लिए 1 से 2 दिन चाहिए होते हैं। वो 1 से 2 दिन आपका जो है ना उस कैंपेन पे, उसके बाद रिजल्ट देना शुरू करता है। एक हफ्ता मैं वैसे नॉर्मली अपने लोगों को कहता हूँ कि 1 हफ्ता दिया करें, उसको छेड़ा ही ना करें कैंपेन को, किसी भी कैंपेन, ऑटो या कम, वो 1 हफ्ता उसको दें अपने रिजल्ट देने के लिए। तो क्या होता है, उस 1 हफ्ते में तो, या 2 दिन में तो आपको पहली सेल नहीं ना आनी, या अगर आ भी गई, आपने बिड कोई बहुत हाई रखी हुई है, तो एक आएगी एक दिन में, फिर अगले दिन 2 हो जाएंगी, क्योंकि आपकी कन्वर्जन होगी तो कन्वर्जन मेट्रिक साथ मिलेंगे, साथ उसमें शो अप प्लेसेस जो आपकी हैं वो बेहतर हो जाएंगी, इंप्रूव हो जाएंगी, चांसेस बेहतर हो जाएंगे, इसलिए आपकी कन्वर्जन भी, क्लिक थ्रू भी बेहतर हो जाएगा, कन्वर्जन भी बेहतर हो जाएगा। अगले दिन 3 आ जाएंगी, फिर 5 आ जाएंगी। जैसे जैसे आपकी कन्वर्जन उस कीवर्ड के ऊपर बेहतर होती जाएगी, आपकी माइलेज नेचुरली ग्रो करना शुरू कर देगी। ऐड की ऐड रैंक इंप्रूव करना शुरू कर, तो नेचुरल तरीके में वो जो है बेसिकली ऊपर जा रहा होगा कीवर्ड कन्वर्जन के मैट्रिक्स में। और जब वो नेचुरली ग्रो कर रहा होगा तो A9 को डाटा पॉइंट्स मिल रहे होंगे। जब डाटा पॉइंट्स उसको मिल रहे होंगे तो उसके लिहाज से आपको नेचुरली रैंक करता है वो स्पॉन्सर्ड कीवर्ड के ऊपर पहले, और फिर उसका इफेक्ट हमने उस दिन डिस्कस किया था कि वो आपके ऑर्गेनिक पे भी ज़्यादा, सेल्स वेलोसिटी और BSR के थ्रू। तो ये चीज़ें जो है ना, इस तरह से वो नेचुरल लगता है। अब गिव अवे बिल्कुल ऐसा नहीं होता। गिव आप पहले दिन से वो कहते हैं जी, हाँ जी, रात को क्वेश्चन होता है आपको कि भाई कितने गिव CPR हैं, वो कहते हैं जी 400 सर, वो कहता है 400, अच्छा यार ऐसे करो, सुबह तुम ना 40 ऑर्डर लगा दो, 50 ऑर्डर से शुरू कर दो MC जो है,
चलो जी दे मार 4.5, पहले दिन ही आया ये ठक करके उसने 40 ऑर्डर खड़का दिए एक साइड पे। वो अगले दिन आया उसने कहा ये एक और 40 लगा दो। अच्छा फिर दूसरी ऐसी कोई नाकाम हमारी अकल है कि हम वो 8 दिन एक जैसे ही ऑर्डर लेते रहते हैं। किसी दिन 40 ले लिए, कि अगले दिन 39 ले लिए, उससे अगले दिन 42 ले लिए। अब वो क्या क्या आपने क्या पागल समझा हुआ है A9 को या अमेजोन को, $1 ट्रिलियन कंपनी को? क्या आप उसको रोज़ एक फीते के ऊपर रख के, फुट्टा रख के उसके ऊपर डेली ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि हाँ आज 39, कल 40, फिर 41, ऐसे? ओ भाई वो नेचुरल एलिमेंट तो छोड़ें उसके लिए कि कोई ग्रो करता है। ग्रो कैसे करता है? ग्रो होता है कि पहले दिन कम, उससे अगले दिन ज़्यादा, फिर उससे अगले दिन ज़्यादा। इम्प्रूव कर रहे हैं, होते हैं। कन्वर्जन आपकी बेहतर होनी चाहिए। आप क्या करते हैं जी, पहले दिन आपने 40 लगाए थे, अगले दिन कहते हैं यार 40 तुमने लगा दिए हैं, रैंक बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, चलो कम आज 35 कर लेते हैं। वो अगले दिन आप 35 कर लेते हैं। वो आप फुद्दू लगाते हैं A9 को। अच्छा उससे अगले दिन आप देखते हैं वो यार रैंक उस तरह नहीं बढ़ा जैसे बढ़ना चाहिए था 35 के ऊपर, चलो आज 45 कर देते हैं। वो पिछले की कसर निकालते हैं। अब वो A9 कहता है कि यार मशीन लर्निंग मॉडल ही सही, लेकिन वो इतना तो गया गुजरा वो भी मॉडल नहीं है मशीन लर्निंग का उसके, कि वो समझ ही ना सके कि साइंस चल क्या रही है। वो इतने बड़ी कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल करके दे रहा है वही एल्गोरिथम जो है, और आप उसको फुदू लगा रहे हैं। और आप समझ रहे हैं कि आज जी वाह यार, क्या क्या था मज़ेदार, हमने देखे पागल बनाया है अमेजोन को, हमने ऐसी की तैसी कर दी उसकी, हम देखे रैंक करके। वो जब आप ऊपर पहुंचते हो तो पता लगता है अमेजोन कहता है आप उतर, ठीक है मुझे पैसे खिलाते रहो, करते रहो गिव अवे, बैठे हुए मुझे मेरी कन्वर्जन हो रही है, स्टे नहीं करने दूंगा यहाँ पे। जैसे ही नीचे से आपके सोशल प्रूफ कम होते हैं, जैसे आपकी वो कुव्वत बाजू कम होती है, आप गिव अवे कम करते हैं, वो कहते हैं चल नीचे, चल नीचे, नीचे पुश करता है। जैसे वो सांपों वाली नहीं होती थी गेम एक लूडो के ऊपर, याद है आपको किसी को कि वो जब ऊपर पहुंचते थे वो एक सांप का मुंह होता था, पता लगता था वो ऊपर से नीचे आ गए, चलो जी सीधे, फिर नए सिरे से चलो जी। फिर वैसे ही अगले दिन फिर गिव अवे करो, फिर VVRO लगाओ जी, ओ जी VVRO ये है जी, वो VVR। अच्छा फिर आप वहाँ सांप के मुंह पे पहुंचे, सांप ने फिर आपको नीचे फेंक दिया उठा के, है कि नहीं? ऐसे होता था ना कि वो लूडो में भी बच्चों के साथ क्वारंटीन में मैंने बड़ी खेली है तो मुझे आइडिया है। तो मकसद कहने का ये है कि बात को लॉजिकली समझें, खुदा के वास्ते अपने दिमाग को खोलें और चीज़ों को समझें। हम ठीक है, हम अमेज़ॉन में हम बिल्कुल अनाड़ी हैं, अनाड़ी से मुराद है हम जनरली जब आते हैं सीख रहे होते हैं, लेकिन ये बेसिक लॉजिक लॉजिक की चीज़ें तो समझ आनी चाहिए हमें यार। ये बातें तो हमें समझ आनी चाहिए कि जो लॉजिक है यार। अब वो क्या होता है कि अब लॉन्चिंग, अब वो कहते हैं लॉन्च और रैंकिंग हमसे डिस्कस ना करें, हम सिर्फ एक फलाने ग्रुप में करेंगे अपने स्टूडेंट्स के, या कहीं और नहीं करेंगे। वो भाई क्यों क्यों नहीं होगा? सकता कौन सी ऐसी उसके अंदर कोई कौन सी ऐसा कोई क्या कहना चाहिए, कोई ऐसा कोई उसमें स्टेट सीक्रेट है कोई, या जो लोगों को नहीं पता पहले से, या क्या कहानी है उसकी जो आप उनको नहीं, उनको लॉजिक नहीं सिखाना चाहते, बस कहते हैं जो मैंने कह दिया है वो ठीक है, बस सवाल नहीं करना इसको। ऐसा नहीं होता भाई। आप मेरे से लोग सवाल करते हैं, मुझे कहते हैं जी रिजवान भाई ये फलाना था आपने ऐसा कर दिया, अब ऐसा होता, मैं जवाब देता हूँ उनको, देता हूँ ना, क्योंकि भाई मैं किसी बंदे को कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते ये काम करो, वो कहता है जी क्यों करूँ? तो जब तक मैं उसको लॉजिक से कन्विंस नहीं करूँगा तो वो नहीं करेगा। और एक अक्लमंद और जी शऊर आदमी को वो करना भी नहीं चाहिए। हकीकत भी यही है, मैं भी हूँ तो मैं भी ना करूँ, क्योंकि भाई मैं ये कहूँ मैं 40 साल मैंने धक्के तो नहीं खाए यार, मैंने बच्चे बड़े कर लिए हैं, मेरे बाल सर के सफ़ेद हो गए हैं, तो कुछ मेरी अपनी सोच भी है। और मुझे एक बंदा कहता है कि जी नहीं क्योंकि तुम्हें ये कह दिया है तो तुम बस ये करो, तो मैं मेरे जहन में भी तो कोई क्वेश्चन होते हैं ना कि यार ऐसा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। तो बंदे के जहन में क्वेश्चंस तो आते हैं। अब जैसे मतलब हम वैसे तो हमारे मज़हब में ये मना है कि जी ये क्वेश्चन किया जाए या इस पे सोचा भी जाए कि अल्लाह कौन है, वो क्या ज़ात है। लेकिन इंसान इंसान है, अल्लाह ने उसको सोचने समझने की सलाहियत दी है, तो क्वेश्चन उसके माइंड में आता है। मतलब मेरे बच्चे पूछते हैं कि जी अल्लाह, अब वो बच्चा मेरा 5 साल का, वो मेरे से पूछता है कि बाबा अल्लाह कौन कहाँ है, अल्लाह कौन है, अल्लाह कहाँ से आए हैं। अब वो छोटा 5 साल का बच्चा है, उसके जहन में ये क्वेश्चन आते हैं। तो हम 50 साल के हो जाएं, 40 साल के हो जाएं, 70 साल के हो जाएं, क्वेश्चन तो हमारे माइंड में भी आते हैं ना। लेकिन क्या है कि उसमें एब्सोल्यूशन है। हमें कहा गया कि जी बस जो तुम्हें कहा वो कर लो। वो खुदा की बात में तो ये बात समझ में आती है, अल्लाह की बात में या नबी की बात में तो ये बात समझ में आती है, लेकिन
नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं तो कोई पैगंबर नहीं हूँ, या हम जो बाकी सारे लोग हैं, जितने मर्जी हम बड़े तवंगर हो जाएं, जितनी मर्जी हमारे पास दौलत हो जाए, जितने बड़े सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन हम कोई पैगंबर तो नहीं है। हमारा तो काम यही है ना कि हम, लोग हमसे सवाल, अगर हम कोई बात कहते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं, हम उसको जवाब दें, जैसे अकाउंटेबल रहें उनके सामने, कि हम उन्हें क्यों कह रहे हैं कि भाई उनका अगर हज़ारों डॉलर का पैसा है। एक मिसाल की बात है, एक बंदा मेरे पास आया, मेरा क्लाइंट, उसने मुझे कहा कि जी रिजवान ज़फ़र, तुमने मेरे से 50,000 डॉलर का बजट मांगा, अब मुझे पहले तो ये बताओ ये 50,000 डॉलर लगेगा कहाँ कहाँ। तो इस मंतक के तहत तो मुझे उसको जवाब ही नहीं देना चाहिए। मैं उसे कहूँ कि नहीं, बस क्योंकि मैंने कह दिया है कि 50,000 डॉलर लगेगा, तो तुम कौन होते हो मेरे से पूछने वाले। वो पैसा भी उसी का, लगाना भी उसी ने है, चीज़ भी उसी की, और मैं उसको कहूँ कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कौन होते हो मेरे से पूछने वाले कि 50,000 डॉलर कहाँ लगेगा। बताना पड़ता है ना। वो क्लाइंट आता है, वो कहता है जी हाँ जी बजट क्या है, आप उसको बताते हैं जी ये बजट है, ये यहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, उसकी लॉजिक ये है, इससे ये फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, ये नहीं लगाएंगे तो इससे ये नुकसान होगा, यहाँ नहीं लगाएंगे तो ये नुकसान होगा। बंदों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो जो भी क्वेश्चन आपके जहन में आते हैं उनके जवाब लॉजिकल होने चाहिए। जब वो लॉजिकल आंसरिंग आपकी होती है, आप जिस मर्जी पोजीशन पे बैठे हुए हों, जूनियर को समझा रहे हों, बिगिनर को समझा रहे हों, इंटरमीडिएट लेवल के बंदे को, एडवांस लेवल के बंदे को, आपको लॉजिक से चीज़ समझानी चाहिए। अब मैं अपने बच्चे को समझाता हूँ ना कि आज मैंने उसको बताया, शाम को वो बैठा था मेरे साथ, रात को डिनर के बाद, तो मैंने उसको कहा कि अब बेटा आप आइसक्रीम खाते हैं? हाँ जी खाते हैं जी। उसने कहा, मैंने कहा आइसक्रीम स्कूप होता है? हाँ जी हाँ, होता है। मैंने कहा चल लिखे हैं आइसक्रीम स्कूप अमेज़ॉन के सर्च बार में, उसने लिखा है आइसक्रीम स्कूप। मैंने उसको कहा बेटा अब आप ये देख सोचें कि आइसक्रीम स्कूप आपने जो देखे ऑब्ज़र्व किए हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। उसने कहा जी बाबा स्टील के होते हैं। मैंने कहा चलें फिर इसके साथ जो है ना लिखें आगे, देखें उसके बाद क्या शो होता है रिजल्ट्स के ऊपर। उसने लिखा आइसक्रीम स्कूप स्टेनलेस स्टील। मैंने उसको कहा, मैंने कहा अच्छा अब ये भी आपने लिख लिया, अब फ़र्ज़ करें आपने कोई ऐसा आइसक्रीम स्कूप लेना है जो आप चाहते हैं कि वो रस्ट फ्री हो, उसको कभी रस्ट ना लगे, तो आप क्या करेंगे? तो उसने कहा जी बाबा मैं लिखूँगा रस्ट फ्री, या इस तरह की कोई चीज़ उसके साथ ऐड करूँगा। तो मैंने कहा चलो आप ऐसे लिखें कि आइसक्रीम स्कूप स्टेनलेस स्टील रस्ट फ्री। मैंने उसको कहा ये लिख दें आप। मैंने लिखा, उसके बाद जो कोई उसके अंदर दो चार कुछ रिजल्ट्स थे वो सामने आ गई, रिजल्ट सामने आ गया। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा ऐसे सर्च करते हैं, जब आपको किसी चीज़ तक पहुंचना होता है तो अमेज़ॉन के ऊपर सर्च करने का तरीका ये होता है कि आपने उसको वर्ड्स में ट्रांसलेट करना होता है, अपनी इंटेंट को, अपने की जो आप चाहते हैं उसको आप वर्ड्स में सर्च में लिख के समझाते हैं अमेज़ॉन को कि मुझे ये चीज़ें दिखाओ जिसमें ये चीज़ें हों, ये क्वालिटीज़ हों। तो अब उस बच्चे को, एक 10 साल के बच्चे को जब आपको लॉजिकली चीज़ को समझाना होता है, तो क्या जो बंदा यहाँ पे जिसने घाट 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 का पानी पिया हुआ है, जो अमेरिका बैठा है या जो यूके बैठा हुआ है, जो जर्मनी में 10 साल से 12 साल से जॉब कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है, तो जब वो मेरे पास एज अ क्लाइंट आता है या वहाँ रहता है, पैदा वहीं हुआ है, वो मेरे पास एज अ क्लाइंट आता है, तो क्या मुझे उसको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती कि जी मैं जो आपसे 40-50 हज़ार डॉलर का बजट लगवा रहा हूँ, ये कहाँ लगेगा, किस किस चीज़ पे खर्च होगा, कैसे कैसे खर्च होगा, कितने टाइम पीरियड में खर्च होगा। तो बिल्कुल इसका जवाबदेही आपको करनी पड़ती है, और वो लॉजिक से होती है, कन्विंस होता है। अगर आप लॉजिक है आपकी बात में, बेशक उसका नॉलेज पूरा सूरा हो अमेज़ॉन का, लेकिन अगर आप उसको लॉजिकली चीज़ों को समझाएं तो वो समझता है। बेशक वो बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ हो अमेज़ॉन का, एक क्लाइंट हो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन उसको आप लॉजिकली चीज़ों को समझाएं ना कि भाई आपके 50,000 डॉलर में से 3,000 डॉलर फ़र्ज कर लेते हैं हम लगाएंगे आपकी कंपनी बनाने में, आपका ट्रेडमार्क लेने में, आपकी बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन वो करने में, को 10-15 हज़ार हम लगाएंगे आपकी प्रोडक्ट को ऑर्डर करने में, फिर कुछ पैसे लगाएंगे हम शिप करने में, कुछ पैसे हम लगाएंगे उसको रैंक करने में, एडवर्टाइज़ करने में। तो आपको चीज़ों को ब्रेक डाउन करके उसको शेयर कर, फिर वो पूछता है कि अच्छा जी आपने ये ऑर्डर नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे आपने डिसाइड किया कि कितने आपने, एम ओ क्यू आपकी कितनी होनी चाहिए। वो क्वेश्चन से होते हैं, आपको लॉजिकली जवाब देना पड़ता है। ठीक है कि कुछ लोगों को आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सीनियर लोग होते हैं उनको ये चीज़ों का पता हो, लेकिन हर बंदे को तो पता नहीं होते। अब क्योंकि हर बंदे को नहीं पता, वो एक इन्वेस्टर था, वो मेरे ग्रुप में आ गया, उसने मुझे आके कहा कि जी आपने
$50,000 आप लोगों को कहते हैं इससे नीचे यूएसए में लॉन्च नहीं हो सकती, तो चले मुझे बताएं कि कैसे नहीं हो सकती। मैं आपके ग्रुप में बैठा हुआ हूँ, या मैं आपका क्लाइंट हूँ, या मैंने आपके कोर्स की फ़ी भरी है, तो मुझे बताएं, एक्सप्लेन करें। तो क्या मुझे उसे एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, उसको बताना चाहिए कि कैसे और क्यों वो पैसा लगता है। वो बेशक चिट्टा अनपढ़ है, वो इन्वेस्टर है, उसके पास पैसा था, लेकिन उसको ये तो उसका राइट है ना कि वो पैसा लगा रहा है, तो वो पूछे कि मैं कहाँ लगा रहा हूँ। तो बस ये लॉजिक, अब हर चीज़ की लॉजिक के ऊपर अगर आप बेसिक्स के ऊपर काम आप अच्छा करें, तो आपके लिए उसको स्केल करना या उसमें कामयाब होना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब एक मैं बात यहाँ करता हूँ, मैं उस दिन कहना चाहता था लेकिन मैं नहीं कह सका, मैं आज कह देता हूँ। जो वीएज होते हैं ना, खुदा के वास्ते, मैंने उस दिन कहा था कुछ अर्सा पहले कि प्लीज़ अपनी चीज़ें जो हैं इन ऑर्डर करें। अगर आपने वीए में कैरियर बनाना है इसको और आगे लेके चीज़ों को चलना है, वो क्या है मैं आपको अभी 1 मिनट में बताता हूँ कि वो कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनको आपको आज से काम कर लेना चाहिए जो भी वीए की सर्विसेज दे रहे हैं। उसमें जो पहली चीज़ है ना, वो ये है, देखें क्या होता है कि जब आप वीए की सर्विसेज ऑफर करें, आप एक मिसाल लेता हूँ मैं आपको, बड़ी सिंपल और सादा सी। आप किसी भी अगर आप सर्विसेज लेने किसी की भी जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपने अपना कोविड का टेस्ट ही कराना है, तो जब आप जाते हैं ना, तो उनकी एक डाटा गैदरिंग होती है। डाटा गैदरिंग क्या होती है? वो बंदा जो लैब असिस्टेंट खड़ा हुआ होता है, वो क्या कहता है कि जी, आप जैसे जाते हैं वो कहता है अच्छा जी आप हैं आए, क्या कराना है आपने? आप कहते हैं जी मैंने कोविड का टेस्ट कराना है। वो कहता है अच्छा जी कोविड का टेस्ट कराना है, आपका नाम क्या है? आप कहते हैं जी मेरा नाम है रिजवान ज़फ़र। वो कहता है जी अच्छा आपकी उम्र कितनी है जी? आप बताते हैं जी मेरी 42-43 साल मेरी उम्र है जी। वो कहता है अच्छा वेरी नाइस। अच्छा ये बताएं कि आप आए कहाँ से हैं? आप कहते हैं जी मैं वो फ़लानी जगह मेरा घर है जी, मुल्तान से आया हूँ जी, डीजी खां से आया हूँ जी, इस्लामाबाद से आया हूँ जी। अच्छा, अब वो क्या कर रहा होता है? डाटा गैदरिंग कर रहा है। एक फॉर्म होता है उसके सामने, उसमें वो डाटा या रजिस्टर होगा उसके सामने, अगर अच्छी लैब होगी तो वो अपने कंप्यूटर में ऐड कर रहा होगा। करने के बाद वो क्या करता है? एक परफॉर्मा प्रिंट आउट निकालता है या पर्ची बनाता है, और वो पर्ची बना के आगे उसको एक प्रोसेस में डालता है। ऐसे ही होता है ना, ये नॉर्मल, ये तो नॉर्मल आपके ऑब्जर्वेशन की चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर से। तो आप उसके एक क्लाइंट होते हैं, उसने आपसे डाटा गैदरिंग की, आपका मकसद पूछा, और फिर उससे आगे उसके आपको सर्विस देने के लिए, वो जो बेसिक चीज़ें थी पूरी करने के बाद उसने सर्विस देने के लिए आपको प्रोसेस में डाला। एक वीए के लिए एग्जैक्टली यही सिनेरियो होता है। जब वीए के पास क्लाइंट आता है ना, फ़र्ज़ करें आपने बिड किया है एक अपवर्क के ऊपर, एक मिसाल की बात है, या फ्रीलांस या इस पे फाइवर के ऊपर या freelancer.com के ऊपर। तो जब आप बिड करते हैं ना, तो उस बंदे ने, फ़र्ज़ करें किसी बंदे ने प्रोडक्ट हंटिंग करानी है, जो प्रोडक्ट हंटिंग करानी, तो सबसे पहले आपके जहन में क्वेश्चन क्या आता है? आप ये पूछना चाहते हैं क्लाइंट से कि भाईजान आपने प्रोडक्ट हंटिंग करानी है, अच्छा वेरी नाइस, आपने ये सर्विस लेनी है। अब आपको चाहिए होती है डाटा गैदरिंग। डाटा गैदरिंग क्या होती है कि भाई आप किस नेच में हंट कराना चाहते हैं, आपका बजट क्या है, प्राइस कितनी होनी चाहिए, किस नेचर का प्रोडक्ट होना चाहिए, या जो भी कोई आपकी मेट्रिक्स होती हैं हंटिंग की, आपने वो सारा उससे डाटा गैदरिंग करनी होती है कि उसका क्राइटेरिया क्या है जिसे बोलते हैं। अब वो क्राइटेरिया कलेक्ट करने के लिए अगर आप उसे चैट के अंदर पूछ रहे हों, तो उसका इंप्रेशन अच्छा होगा, या आप उसको एक डॉक्यूमेंट भेजें ठक करके, चैट में अटैचमेंट लगा के, जिसके अंदर वो फॉर्म बनाओ सादा वर्ड का, कि उसे कहेंगे जी ये फिल करके मुझे क्वेश्चनेयर जो है ना वापस भेज दें। बताएं मुझे, अपने ईमान से बताएं। आपने अपना टाइम भी बचाया, आपने उसका टाइम भी बचाया, आप हैफ एजेड क्वेश्चन नहीं आपने उससे किए कि जो याद आया पूछ लिया, जो नहीं आया पूछ नहीं पूछा, कुछ चीज़ें रह भी गई। एक प्री सेट परफॉर्मा आपने रखा हुआ था, एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था, क्वेश्चनेयर बना हुआ था हंटिंग मैट्रिक्स का, वो आपने क्लाइंट को ठक करके फॉरवर्ड कर दिया चैट के अंदर, अपवर्क पे ही कर दिया या व्हाट्सएप पे कर दिया, जहाँ भी आपका दिल किया। तो भाई सबसे पहली चीज़ ये होती है, जो भी सर्विस आप बेचना चाह रहे हो उसके डाटा गैदरिंग के डॉक्यूमेंट्स बनाएं,
फॉर्मेट्स, टेम्पलेट्स ये होने चाहिए। आप इंडिविजुअल हों, आप एजेंसी हों, आप टीम ऑफ वो हों, ये टेम्पलेट बने हुए एक फोल्डर में पड़े हों आपके। जैसे ही क्लाइंट आपके पास आए उसको ठक करके वो डॉक्यूमेंट दे दें। ये इस पे कोई पैसा नहीं लगता, इसका इंप्रेशन बड़ा शानदार होता है। उसको ये पता है ये ऑर्गेनाइज्ड बंदा है, इसको पता है काम कैसे करना है, इसको नॉलेज है कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं स्टेप के ऊपर। ये वही चीज़ें मेरे से पूछ रहा है, टू द पॉइंट, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, एट राइट एट द बुल्स आए आप उससे चीज़, उसको मैसेज भी पहुंचा देते हैं, उसे डाटा भी गैदर कर लेते हैं, आपका भी काम आसान, उसका भी काम आसान। ये है आपका नंबर वन स्टेप। जो मर्जी दुनिया की आप सर्विस बेचने चले जाएं, फाइवर पे, अपवर्क पे, किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ग्रुप के ऊपर, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्वेश्चनेयर होने चाहिए। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा इसको मॉडर्नाइज करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो गूगल फॉर्म से काम ले लें, उसको लिंक भेज दें कि भाईजान ये लिंक है, उससे आपकी डेटाबेस भी बनती रहेगी। जो भी आप सर्विस कर रहे होंगे, आप प्रोडक्ट की हंटिंग कर रहे हैं फर्स्ट के, उसका एक लिंक फॉर्म का ब्लैंक फॉर्म उसके साथ लिंक भेज दें कि सर इसको ऑनलाइन एंटर कर दें। पीछे वर्कशीट, गूगल शीट लगी हुई होगी, उसके अंदर वो रिकॉर्ड आपका सेव हो जाएगा, फ्यूचर में एक्सेसिबल भी होगा आपके लिए भी, कहीं भूल जाते हैं कागज़ भी संभालने नहीं पड़ेंगे। थोड़ा और एडवांस होना चाहते हैं, थोड़ा और अच्छा इंप्रेशन देना चाहते हैं, तो भाई मैंने उस दिन आपको कहा था कि खुदा के वास्ते एक $15 में वेबसाइट बनती है, $15 में होस्टिंग समेत। उस पर एक वेबसाइट बनाएं, उस पर सिर्फ एलिमेंटर का एक फॉर्म डाल दें, एलिमेंटर से वो फॉर्म बन जाता है, फील्ड्स डाल के वो जो उसका फॉर्म बिल्डर होता है उससे आप एक एलिमेंटर के अंदर लगाएं और उसको एक लिंक दे दें कि सर काइंडली इस फॉर्म को फिल कर दें। दैट इज़ इट। कोई नाम की जरूरत नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। वो आपकी वेबसाइट भी साथ चली गई, प्रोफेशनलिज्म भी साथ चला गया, आपका फॉर्म भी चला गया, रिकॉर्ड भी मौजूद रहेगा, ऑनलाइन प्रेजेंस भी हो गई, हर लिहाज से आपकी चीज़ें पूरी हो गई। हर सर्विस का खुदा के वास्ते एक टेम्पलेट बना लें, एक फॉर्म बना लें, एक क्वेश्चनेयर बना लें और उसको सामने रखें और अपने क्लाइंट्स के साथ उसी के थ्रू बात करें और वो आपके पास रिकॉर्ड होगा। जब क्लाइंट कहीं फिरेगा बाद में कि नहीं मैंने ये तो मैट्रिक्स नहीं दी थी, या ये हमारे दरमियान तय नहीं हुआ था, या ये चीज़ें, तो आप उसको कहेंगे ये सर यही लिंक है, ये डाटा है टेबल में जो आपने अपने हाथ से डाला था, ये लें जी। अब इसमें कोई बोन ऑफ कंटेंशन रहेगी नहीं, पैदा ही नहीं हो सकती, प्रॉब्लम ही नहीं जनरेट हो सकता, कोई लॉस ऑफ मीनिंग नहीं होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 6 महीने पहले कहीं भी बात नहीं भूलेंगे, 3 महीने कहीं पहले कहीं भी बात नहीं भूलेंगे। तो खुदारा ज़रा इस पर थोड़ा सा टाइम लगाएं। जहाँ आप हंटिंग कर रहे हैं, को डेली के 15-15 मिनट लगा के एक एक परफॉर्मा बना लें हर चीज़ का, और वो अपने लिहाज से बना लें। और वो ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ना भेजने दे भाई, वो ना भेजने दे वेबसाइट का लिंक, परफॉर्मा बना लें भाई, डॉक्यूमेंट बना लें, कोई मसला नहीं है। और उसको जैसे ही वो वहाँ से डॉक्यूमेंट आपको फिल करके भेजे, आप खुद 2 मिनट लगा के गूगल फॉर्म में खुद एंटर कर लें, आप अपनी वेबसाइट में एंटर कर लें, रिकॉर्ड अपने क्लाइंट का, वो देखें, वो आपका सोशल प्रूफ है कि जी मेरे इतने नंबर ऑफ क्लाइंट्स। आप एक स्क्रीनशॉट खींच के उसको शेयर कर दें कि ये देखें जी मैंने इतने पहले लोगों की प्रोडक्ट हंटिंग की है, इतने क्राइटेरिया लोगों का मेरे पास, ये देखें मेरी वेबसाइट के अंदर पड़ा हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर। और सोशल प्रूफ की आपको बाहर की ज़रूरत ही नहीं भाई किसी की। अब वही डाटा चाहिए, एक्सेल की शीट से बेहतर वो होता है कि जो आपकी वेबसाइट का आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके उसका भेज देंगे, ये देखिए मेरा डाटा बेस है मेरी वेबसाइट की, इसके अंदर मैंने इतने लोगों को पहले ये सर्विस दी है। कोई अगर आपसे आते क्लाइंट मांगते हैं कि भाई मैं आपको क्यों हायर करूँ, उसे कहें ये लें सर, इजीली हायर करें, क्योंकि इतने लोगों को मैं सर्विस दे चुका हूँ कामयाबी से। ये मेरे फाइवर की या अपवर्क की प्रोफाइल से तो पता लग ही रहा है आपको, नहीं अगर आपको पता तो ये देखे पीछे मैं ऐसा ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ें आपको खुद समझनी चाहिए, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चलना चाहिए, अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए, लॉजिक पे बिलीव करना चाहिए। ऐसे सोशल प्रूफ वहाँ उन जगहों से पैदा करें जहाँ से नॉर्मली लोग नहीं सोचते। यही आपका डिफ्रेंसिएशन पॉइंट है बाकी सारे जितने भी लोग बीए सर्विसेज बेच रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेरा लेसन है ना आपके लिए वो यही है, मेरे दोस्त, मेरे भाई जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं मुझे, जो वीए की सर्विसेज देना चाहते हैं या दे रहे हैं, कि सबसे पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज करें।
हर चीज़ का क्वेश्चन हो आपके पास, पूरा क्या कहना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए कि आप कहाँ से शुरू होंगे, कहाँ तक जाएंगे। जिस भी नोड पे आपका क्लाइंट एंटर होगा, फ़र्ज़ करें वो अगर सोर्सिंग पे ऐड एंटर हुआ है और वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन तक जाता है, तो उसमें जितने टेम्पलेट्स इन्वॉल्व हैं वो आप उसको एक साथ भेज दें या टाइम टू टाइम भेजते रहें। जब पिछली नोड आपकी कंप्लीट हो जाए तो अगली चीज़ भेज दें। इस तरह कोई ए टू जी है तो उसको ए टू जी आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। और अगर कोई सिर्फ लॉन्च रैंक कराने के लिए आता है तो सिर्फ लॉन्च रैंक का होना चाहिए। तो इस तरह, और उसमें जो चीज़ें लॉन्च रैंक करने के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे आपको फेसबुक के पेज की एडमिन 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 रोल चाहिए होता है, आपको बिजनेस मैनेजर चाहिए होता है जिसके पीछे कार्ड लगा हुआ हो, उसके लॉगिन पासवर्ड होते हैं, आपको पिक्सल 5 मी चाहिए होता है, आपको मैनी चैट चाहिए होता है, आपको रैंकिंग के दरमियान आपका एस 10 चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये परफॉर्म में उसको भेजें, बना के टक करके उसको एक क्लिक में भेजेंगे, सर इसके आगे ना फिल कर दें आपका पिक्सल 5 मी लॉगिन पासवर्ड क्या है, आपका एडमिन आपने बनाया, चेकलिस्ट बना के उसको दे दें। परफॉर्मा हो एक 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 सफ़े का सिर्फ, कि ये करें भाई, ये करें भाई, ये करें। तो मकसद कहने का ये है कि हर बंदे को पर्सनलाइज्ड फीलिंग दें, और बगैर टाइम वेस्ट किए होनी चाहिए ये चीज़ें। और वो ऐसी होंगी जब आपके पास पहले से एक रोड मैप या डॉक्यूमेंट बना हुआ होगा जो आप उसको फ्लोट कर देंगे कि ये लें भाई, यहाँ से इसको फिल करके मुझे भेज दें, अपना भी टाइम बचाएं, मेरा भी टाइम बचाएं। और वो डॉक्यूमेंट भी हो जाए ताकि फ्यूचर में आपके काम आते रहे, आप भूलेंगे भी नहीं कि जी अगले दिन भूल जाएं कि जी पासवर्ड की सी यार, वो पिक्सल 5 मी था। हम शुरू में होते थे ना, हमारे साथ ये प्रॉब्लम होता था कि यार वो इतने पिक्सल 5 मी हमारे पास चल रहे हैं, इसका जो हमने वो बनाना है। अच्छा, एक काम और खुदा के वास्ते अपने जहन में रखें, किसी के पिक्सल 5 मी में किसी दूसरे बंदे का लिंक जनरेट ना करें, यूआरएल जनरेट ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो आपका और आपके क्लाइंट के दरमियान होता है उसकी वायलेशन होती है। दूसरा, वो ये नॉन एथिकल है, सबसे बड़ी बात है, अनएथिकल है ये। जब आप एक क्लाइंट के अकाउंट में इस तरह का काम करेंगे ना, कोई यूआरएल जनरेट करेंगे, तो वो ये सोचेगा ये अगर किसी का मेरे पास जनरेट कर रहा है या मेरा किसी के पास करके दे रहा है, तो इसकी एथिक्स क्या है, इसकी बिजनेस एथिक्स क्या है। उमर उमर ज़रा रूड, ये अपना रूड कीवर्ड वाला क्वेश्चन ज़रा दोबारा काइंडली वो कर दें, ड्रॉप, मेरे जहन से निकल गया कि क्या था क्वेश्चन। अच्छा, तो आप अपनी एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के ऊपर भी काम करें। आप उस आपने तो नहीं ना पिक्सल 5 मी का वो $10 भरने, आपने तो नहीं भरने ना, उसने भरने हैं। तो उससे कहें सर ये रिक्वायरमेंट है, काइंडली काइंडली दें। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उसको कहें ये आपको देनी पड़ेंगी। Q4 की लॉन्च ज़रूर करें, क्यों ना करें। Q4 की लॉन्च करने के भी बड़े तरीके हैं, वो मैंने बताया। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनीज को यूज़ करें, क्यों नहीं करते आप, क्यों घबराते हैं उसको। थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी, थोड़ी हैसल बढ़ जाएगी, लेकिन बिल्कुल यूज़ करना चाहिए यार उसको। दुनिया के काम तो नहीं ना रुक गए, अमेजोन तो नहीं बंद हो जाएगा ना यार शिपमेंट्स पे अगर कैप लग गई है तो। ठीक है, मुश्किल है कि एक चैलेंज है, एक प्रॉब्लम आ गया, उसका सोल्यूशन ढूंढे। मैंने एक पोस्ट उसके ऊपर डाली थी, 3 4 चीज़ें मैंने उसके अंदर आपको डिस्कस की थी कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको अपने साइड एंगल, अपनी साइड पे देखें, अगर आप इसमें से कोई बेटरमेंट कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। वो एक पोस्ट मेरी पड़ी हुई है इसके ऊपर। ये 2 टैब अगर ना होता तो, जैसे अब ख़त्म हो गया है, जैसे आप आज आपको पता लग ही गया होगा, तो या लिमिटेड हो गया है, तो आखिर दुनिया ने बाकी भी तो बेचना है ना, तो वो हम बेचें बिल्कुल उसको, वो चीज़ों को सोल्यूशन निकालें। Q4 लॉन्च ज़रूर करें, मैं तो कहता हूँ होनी चाहिए। अगर आपने हर चीज़ का बंदोबस्त कर लिया है, स्टॉक भी मौजूद है, लिस्ट भी बनी हुई है, अकाउंट भी रेडी है, सब कुछ ठीक है, तो ज़रूर करें Q4 लॉन्च, क्यों ना करें। तो VAs के लिए मैं ये कहूँगा कि ऑर्गेनाइज रहें और एथिकल रहें। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। और हमेशा अपने अपने क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट रहें। अब मेरे पास टाइम नहीं होता ना, तो मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं तो मैं उनको क्लियर कट उनको बताता हूँ कि आई एम सॉरी, मैं मैनेज नहीं कर सका आपका टाइम। लेकिन फिर उसको जो बाद जो मैं डेडलाइन देता हूँ ना उनको, अगर एक मैं मिस कर देता हूँ किसी वजह से, तो फिर मैं दूसरी टाइम डेडलाइन कभी मिस नहीं करता। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको बिल्कुल मिस ना करूँ। उसके लिए भले जो मुझे खुद बैठ के रात को क्यों ना काम करना पड़ेगा, टीम फ्री नहीं है तो मैं उसको कोशिश ये होती है कि वो करूँ। हाँ, कुछ ऐसे मेरे यार दोस्त हैं
जो मतलब मेरे क्लाइंट भी हैं और यार दोस्त भी हैं, वो उनकी मेहरबानी है कि वो बर्दाश्त कर लेते हैं मुझे, कि मैं वादा करता हूँ कि अभी हो रहा है और वो नहीं होता तो वो चुप कर जाते हैं कि कोई बात नहीं, वो या ख्याल कर लेते हैं मेरा। कुछ नहीं होता है अमेज़ोन को यार, कुछ नहीं होता है अमेज़ोन। अगर बात ये है कि हम यहाँ सिर्फ अमेज़ोन तो नहीं सीख रहे, हम तो यहाँ इस ग्रुप में कम से कम हम तो अमेज़ोन को सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के तौर पे सीख रहे हैं। बड़ी सीधी और सच्ची बात है, मैं आपको बताऊँ, मेरा तो ऑब्जेक्टिव ये है इस ग्रुप का कि मैं आपका ब्रांड खड़ा कराऊँ और उसमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक अमेज़ोन हो, बाकी वॉलमार्ट हो, ईबे हो और आपकी अपनी वेबसाइट हो। तो हम तो अमेज़ॉन को एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के तौर पे पढ़ना चाहते हैं, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उसका पूरा इन डेप्थ नॉलेज आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी एडवाइस आपको हमेशा यही रहेगी कि अगर आप मेरे से पर्सनल एडवाइस मांगेंगे तो कि इसको एज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सिर्फ एक सेल्स चैनल के तौर के ऊपर यूज़ करें, इसको बिजनेस पूरा डिपेंडेंट इसके ऊपर ना करें। मेरी तो एडवाइस उसामा ये है कि, और इसके फ्यूचर को कुछ नहीं होता। रूट कीवर्ड उसाम उमर ये होता है जो एक जेनेरिक कीवर्ड लेके आप सर्च कर, जैसे मिसाल के तौर पे हमने उस दिन देखा था कि रोलिंग पिन जो है, जिसे बेलन कहते हैं, आपके घर में किचन में यूज़ होता होगा, रोटी का जो बेलन होता है, रोटी वो करने का, चपाती को। अब वो रोलिंग पिन जो है वो एक रूट कीवर्ड है। अब रोलिंग पिन वुडन, ये उसका एक मॉडिफायर है। वुडन जब सा लगता है, वुडन उसका मॉडिफायर है। रोलिंग पिन मॉडिफायर बना के उसको रोलिंग पिन वुडन कर देता है। और अगर आप उसको कहें कोई उसके अंदर ट्रेंड, जैसे वो आजकल आए हुए एडजस्टेबल हाइट के रोलिंग पिन्स आई हुई हैं, तो एडजस्टेबल जैसे हो गया, या कलर को स्पेसिफाई कर दें आप उसमें, या स्टील का कर लें, या कुछ भी है। तो रूट वो होता है बेसिकली जो सीड कीवर्ड होता है। सीड कीवर्ड से मतलब जिससे जो जेनेरिक नेम होता है प्रोडक्ट का, उसको हम बेसिकली रूट कीवर्ड कहते हैं। शॉपिफाई एड्स और एटसी एड्स ये इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर कवर करेंगे। दोनों एड्स को कवर करेंगे, शॉपिफाई को भी और एटसी को भी। नहीं, उनके प्रिंसिपल्स डिफरेंट हैं। वॉलमार्ट के तो मिलते जुलते हैं, ईबे के तो खैर डिफरेंट प्रिंसिपल हैं, उसकी तो डिफरेंट कहानी है। वो हम ईबे को भी टच करेंगे। हम वॉलमार्ट को जाना है अमेज़ॉन के बाद जो है, वॉलमार्ट को टच करेंगे। उसकी वजह यह है कि मैं आपको सीधी और सच्ची बात बताता हूँ कि वॉलमार्ट ने अपनी एफ बी ए सर्विस शुरू कर दी है शॉपिफाई के साथ मिलके। और साथ में उन्होंने वॉलमार्ट प्लस शुरू कर दिया है। तो वो एक ग्रोथ, और वहाँ पे अभी बिल्कुल कम है कंपटीशन भी। तो वॉलमार्ट जो है ना, एक बड़ा अच्छा सेल्स चैनल आगे डेवलप होने वाला है। उसको पीरियड लगेगा 5 7 10 साल, लेकिन ना उसके अंदर अभी इन होना बहुत अच्छा है आपके लिए। तो हम वॉलमार्ट को जो है ना, ईबे तो किसी वक्त भी सीखी, ईबे में कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेसिकली, उसमें अकाउंट हेल्थ होती है सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी तो प्राइस की गेम है सारी सारी। सब कवर करेंगे नुमान या मयार सर। ये देखिए, मैं एक क्वेश्चन के आंसर में मैं ये सारी चीज़ें, ये सारा एक्सपीरियंस जो है ना, एक कमेंट के अंदर मैं नहीं उसको क्लियर कर सकता। ये हम मेथडोलॉजिकल वे में, मेथडोलॉजिकल क्या होता है, एक मेथडोलॉजी को सामने रख के हम इसको सारी चीज़ों को इंशाल्लाह सबको टच करेंगे, यहीं इसी ग्रुप पे टच करेंगे। और कवर करेंगे हम इसके अंदर ये कोशिश। वॉलमार्ट का कुछ पोर्शन उसके अंदर है, लेकिन वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव अभी एट दिस स्टेज नहीं है, लेकिन हम उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। और जो एटसी बड़ी अच्छी मार्केट प्लेस है वैसे, एटसी इज़ अ वेरी गुड मार्केट प्लेस, ट्रेंड को बड़ा अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। और ट्रेंड जो हैं एटसी के, बाद भी कोरोना के दिनों में मैं कुछ ट्रेंड्स देख रहा था, वो बहुत ही शानदार थे। लोग बहुत अच्छी सेलिंग कर रहे थे एटसी के ऊपर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पैसे बना रहे थे। चलें जी, मेरा ख्याल है 3 बज गए। अब अल्लाह हाफिज़ कर लें। हमने तो छोटे से सेशन की बात करी थी कि भाई रिसोर्सफुल हों। असल फिर मेरा मैसेज जो था वो ये था कि रिसोर्सफुल हों, और रिसोर्सफुल होने के लिए आपको सिर्फ एक लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए या फ़ोन चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। बाकी आप ग्रुप्स में घुस जाएं, उनके डॉक्यूमेंट्स रिसोर्सेज में घुस जाएं, उसकी फ़ाइल सेक्शन में घुस जाएं, वीडियो सेक्शन में घुस जाएं, और उसको खंगालें। उसमें हर किस्म की चीज़ें हैं, उसको उस पर हैंड्स ऑन करें। और हैंड्स ऑन करने के बाद ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन पूछें आगे ग्रुप्स के ऊपर, जो भी ग्रुप है, इसमें ना पूछें, किसी और पे पूछ लें,
लर्न करें। एफबीए की मैट्रिक्स अच्छी होती हैं, जल्दी रैंक हो जाता है उमर, तो एडवाइजेबल यही है कि एफबीए ही कर रहे हो आप। तो ये है जी आज का ये 1.5 घंटा हमने इसी काम के ऊपर, पहले 1 घंटा पहले इससे भी बोले, अब 1.5 घंटे का ये भी हो गया। तो ये है जी सारी मामला। तो मुझे असल में ना मैसेज आ रहे थे लोगों के, वो जो नए जो बेचारे ग्रुप में लोग हैं, और वो कह रहे हैं जी हम लर्न करें, तो वो यही हम मुझे कहते हैं कि जी सर हम हमारे पास टूल्स भी नहीं है, हमारे पास सेलर सेंट्रल भी नहीं है। तो मैंने कहा एक सेशन कर लेते हैं कि उनको हम थोड़ा सा डायरेक्शन देते हैं कि यार कुछ कर लें। हमारे पास इब्राहिम, हम मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था कि ईओ का पोर्टल वैसा नहीं होगा जैसे कि बाकी जो है ना पोर्टल्स हैं। हम मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होगा, अगला मॉड्यूल उस वक्त तक अनलॉक नहीं होगा जब तक पिछले क्विज और केस स्टडी जो रियल टाइम अमेजोन केस स्टडीज़ हैं वो क्लियर नहीं होंगी, अगला मॉड्यूल जो है वो अनलॉक नहीं होगा। और वो उसी में मार्किंग्स होंगी और उसकी बेस के ऊपर अगला मॉड्यूल खुलेगा, फिर अगला मॉड्यूल खुलेगा, फिर अगला मॉड्यूल, इस तरह करके सारे मॉड्यूल्स खुलेंगे। और एंड पे फिर सर्टिफिकेशन आपको लाओगी। वो ऐसे नहीं होगा कि जी 300 घंटे की वीडियो इकट्ठी मिल जाए और दे मार 4.5 का आपको मैं कहूँगा जी अपने हफ्ते में जाके कवर कर लो, बात ठीक है, $250 पूरे हो गए। ये नहीं करेंगे हम, इंशाल्लाह घर तक छोड़ के आएंगे, आपको सर्टिफिकेशन प्रॉपर तरीके से कराएंगे उसकी। सीरीज़ क्या होनी चाहिए मुझे समझ नहीं आई। सुमैर मुझे दोबारा अगर क्वेश्चन रीफ्रेज कर दें कि किस तरह से कहाँ से शुरू करें, आप ये पूछना चाहते हैं। मुल्तान की ऑफिस की टाइमिंग वही 9 to 5 है, लेकिन अभी तक हमने ऑफिस रिज्यूम नहीं किया। हमने 14 अगस्त के बाद करना था, उस पर अभी फैसला नहीं किया। आज आए हुए थे लोग, कल देखें शायद हम इसके ऊपर कोई फैसला करें। आउटसोर्सिंग में क्वालिटी ऑफ वर्क, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखें इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है चाम, कि आपको खुद भी कुछ नो हाउ हो कि क्वालिटी को चेक कहाँ से करना है। मिसाल के तौर पे आज एक किसी ने ग्रुप के किसी मेंबर ने मेरे साथ अपनी लिस्टिंग शेयर की और कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट मेरे साथ शेयर की, और मैंने उसको 10 मिनट में बता दिया मेरे ख्याल में देख के कि ये चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं। वो खुद किया था उसने काम जो भी किया था, लेकिन मैंने उसको 10 मिनट में 5-7 पॉइंट्स बता दिए, एक गो थ्रू करते हुए मुख्तलिफ कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट के कॉलम से कि ये इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, यहाँ इम्प्रूव, यहाँ पे। तो उसके लिए ना आपको यानी कि उसको समझाने का मकसद ये है कि आउटसोर्स भी अगर आप किसी को करते हैं काम, तो आपको जो सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए ना वो ये है कि आपको पता होना चाहिए काम है क्या, और उसमें वो कौन से चेक पॉइंट्स हैं जो आपने जिन पे टेस्टर लगाना है। जैसे वो होता है ना कि जब आप एक कोई स्टेक बना रहे होते हैं, तो वो जो थर्मामीटर होता है वो किस पॉइंट पे लगा होना चाहिए, जहाँ सबसे ज़्यादा गोश्त होता है, थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आप वो थर्मामीटर लगाते हैं कि अंदर तक आपको पता चले कि अंदर तक वो स्टेक जो है वो पक गया है। तो ये वो आपको ना इस तरह कुछ चेक पॉइंट नोड्स बनानी पड़ेंगी, डिसाइड करनी पड़ेंगी कि क्वालिटी ऑफ वर्क को इंश्योर करने के लिए। और इसी तरह से टेस्ट होता है जिसे हम जो लोग जॉब करते हैं उनको ये चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से पता होती हैं कि उनके बॉसेस किन किन चीज़ों को देखते हैं जब वो कोई रिपोर्ट लेके जाते हैं या कोई डाटा उनके साथ शेयर करते हैं या फाइल शेयर करते हैं। वो वहाँ जब जैसी बॉस के सामने चीज़ जाती है ना, तो वो बॉस उसमें देख के 4 चीज़ें आपसे क्वेश्चन करता है। वो जो 4 चीज़ों को क्वेश्चन कर रहा होता है ना बेसिकली वो उसके चेक नोट्स होते हैं। तो आपको ना ये ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पता चलते हैं, और वो पता चलते हैं जब आप उसमें से प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन करके गुजरते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, तो वो पता है क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जी हमें काम पकड़ाते हैं, तो उस तकरीबन 60-70% ऑफ द टाइम उनको पता ही नहीं होता कि ये काम है क्या और इसको कैसे करना है और ये कैसे होगा या इसको चेक कैसे करना है। तो हम जो उन्हें करके देते हैं ना वो कहते हैं बस ये बेहतरीन काम है, तो वो हमारी बात पे बिलीव कर लेते हैं। लेकिन एक अच्छा ये करता है कि अपने क्लाइंट को एजुकेट भी साथ करता है कि जी ये चीज़ जो है ना इंपॉर्टेंट होती है, और ये देखें हमने ये काम में इस चीज़ का ख्याल रखा है, वो उसको एजुकेट करता है। अंडर प्रिविलेज के लिए हमने डिसाइड किया है कि हम कोई 5 लोग जो है ना, यानी कि 25%, हमने 20 का प्रोग्राम में 5 लोग हम अंडर प्रिविलेज के लिए ऐड करेंगे।
और यानी कि 25 कर देंगे उसको। और वो किस क्राइटेरिया के ऊपर करेंगे ये भी हमने डिसाइड नहीं किया। बड़ी सीधी और सच्ची बात है। वो हम 5 5 लोग या जितने भी होंगे, जब भी जितने का भी बैच लगेगा उसके 25% हम साथ अंडर प्रिविलेज को देंगे इंशाल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट। अल्लाह हमारे तौफीक दे हमें कि हम उसको पूरा कर सकें इस वादे को। कोर्स अकॉर्डिंग उम्र, उसमें से कुछ पोर्शन ऐसे होंगे जो कि अवेलेबल नहीं होंगे, बाकी सारे अवेलेबल हो जाएंगे किसी ना किसी स्टेज के ऊपर, लर्न डैश के थ्रू। वो उसके ऊपर काम हो रहा है जी, ऑफिस के ऊपर। चलें जी, मेरे ख्याल में 3 बज गए हैं, चलते हैं, सोते हैं। बहुत सारे गपशप हो गई आज, मैंने बड़े काम करने हैं। अभी मेरे टेबल के ऊपर बड़े स्टाफ ने चीज़ें भेजी हुई हैं, मैंने देखनी है। तो आप लोग भी जाके रेस्ट करें और खुदा के वास्ते प्रैक्टिकली अपना भला करें। अगर आप नहीं करेंगे तो जो कर जाएगा उसका भला हो जाएगा और आप रह जाएंगे पीछे। तो बस यही मैं यही कहना चाहता था इसके सेशन में से। और अगर कोई किसी को कोई चीज़ रह गई होगी तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मंजर के जी। हमें प्राइस कैसे करना चाहिए सर्विसेज के ऊपर? देखें, मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट सी बात बताता हूँ कि आप प्राइस जो है ना वो मार्केट डिक्टेट करती है। ये बात अपने जहन में रखें कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्या सर्विस आप सेल कर रहे हैं, इसको आप डिक्टेट नहीं करते प्राइस को, ये मार्केट डिक्टेट कर रही होती है। मार्केट से क्या मुराद है? अपवर्क या फाइवर, ये जो वहाँ पे जो लोग पहले से ये सर्विसेज बेच रहे हैं, तो आपने पहले उनको compete करके उनसे क्लाइंटेल लेनी होती है। और क्लाइंटेल कंप्लीट जब आपके पास एक बंदा आ जाता है तो उससे आप फिर अपसेल्स करते हैं। तो कोशिश ये करें कि ऐसी जगह से स्टार्ट करें जो प्राइस कंपेटिटिव हो और आप अपसेल कर सकें उसके ऊपर। वो अपसेलिंग के ऊपर जो है ना हम मज़ीद बात करेंगे, ये क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है कि सर्विसेज की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए और उसको अपसेल कैसे करना है। ये हम किसी ना एक कुछ सेशन और लगा लेंगे और इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसको इन डेप्थ मेरे ख्याल में स्टडी या डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना छोटे से टाइम में हो नहीं सकता। लेकिन आप मेजर एक पॉइंट जो आपको, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, कि जो एक सर्विस है उसकी जो प्राइस है, जो एक प्रोडक्ट की तरह अमेज़ॉन पे वो मार्केट डिक्टेट कर रही होती है। उस प्राइस ब्रैकेट से अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। बस ये जहन में रखें। सुमेर, लेक्चर कहाँ से स्टार्ट करें? लेक्चर मेरे भाई, अब मैं कैसे आपको बताऊं कि कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आप जाके स्टार्ट करें ना, वो है अमेज़ॉन की ग्लॉसरी पढ़ें जो ग्रुप के अंदर पड़ी है, वो बहुत ज़रूरी है। देखें, ये मैं नए बिगनर्स जितने भी यहाँ पे लेक्चर में ये सुन रहे हैं सेशन में, वो काइंडली अपने पल्ले ये बांध लें कि अमेज़ॉन की ऑफिशियल अनऑफिशियल ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स जो है ना, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। बस पहला मेरा आपको एक ही तंबी एडवाइस है, उसको पढ़ें। उसमें जो टर्म्स आ रही हैं, जो उसके अंदर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, उसको समझें। उनके पीछे अगर आप उनके सवालों के जवाब, अगर एक टर्म है और उसके आपको सवाल का जवाब नहीं पता चला, तो आप उसके पीछे चेज़ करेंगे ना कि जी क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, तो उस क्लिक थ्रू रेट में ना 50 चीज़ें आगे निकलेंगी समझने की आपके। तो अगर आप ये ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स सिर्फ उठा लेना, तो उसके सारे, मैं तो ये समझता हूँ कि वो जो ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स है ना, उसके अंदर से पूरा अमेज़ॉन निकलता है। वो जो अपेंडिक्स होता है ना, यानी कि एंड में जो इंडेक्स होता है किसी भी किताब के, कि जिसके अंदर जो टर्म्स यूज़ हुई हैं वो क्या क्या हैं और उनकी डेफिनेशंस दी होती हैं, तो वो जो इसी तरह अमेज़ॉन की भी एक ग्लॉसरी है, एक इंडेक्स है। उस इंडेक्स के अंदर जाके आप टर्म्स उठा लें और उसके अंदर से अपने क्वेश्चंस शुरू कर दें। तो आपको लेक्चर्स की भी खुद, हम आपको खुद ही गाइड करते रहेंगे यहाँ ग्रुप के ऊपर कि अब फलानी जाके वीडियो पढ़ लो, अब फलानी वीडियो देख लो, अब फलानी पोस्ट पढ़ लो। तो इस तरह हम चलेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने इतने लंबी मेरी सारी ये डिस्कशन सुनी, बर्दाश्त की। तो इंशाल्लाह फिर यार जिंदा सोबत बाकी। थैंक यू वेरी मच।